अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और कल थोड़ी नासाजी थी क्योंकि अभी हाल ही में कीटो डाइट खत्म हुई है, तो उसके बाद जब आप कुछ हैवी अगर खाना शुरू कर दें तो आपके स्टमक को थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन थोड़ा करता है, गर्मी का भी इम्पैक्ट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा इफेक्ट करता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो जो लोग कर रहे हैं वो घबराए नहीं, कहीं वो करते करते छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप लोग करते रहें और जहां पे आपको लगे कि थोड़ी बदएहतियाती हो गई है, अब आपका स्टमक जो है वो इतनी क्वांटिटी में खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो मत खाएं। तो होला हाथ रखें। हाँ, तो होला हाथ रखें। मेरे घर से चूंकि कीमा करेले आए हुए थे, वो मैंने खुशी खुशी खा लिए, तो वो बस फिर पेट खराब हो गया। और फिर वैसे भी बिजली और पानी के जितने मसाइल हैं तो वो आपको एंटरटेन करने में नाकाफी है जनाब। लेकिन जो होला हाथ की हमने बात की है, हमने जरा सूरज को भी रिक्वेस्ट की कि जरा होला हाथ रखें, पूरे मुल्क पर ही होला हाथ रखें, क्योंकि मौसम गर्म, मौसम खुश्क बेशतर इलाकों में तो ऐसा ही है, और वहीं बारिश का इम्कान है, जहां हम डेली आपको बताते हैं। दैट मीन्स कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार में भी कहा जा रहा है जी आंधी के साथ बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर। वी ऑल आर वेटिंग फॉर प्री मानसून, कब इसका आगाज़ होगा ताकि कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, थोड़ा सा सुकून हो। लेकिन एक अच्छी बात अब ये बच्चों के लिए है, चूँकि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चों वाला जो एक मामला था ना कि अच्छा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह के वक्त तो चलो ठीक था, लेकिन जब छुट्टी होती है बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर आपने पिक करते हैं, वो टाइम खासा उनके लिए एक मुश्किल की घड़ी होती है। बट अब तो वो घरों पर हैं, चिल सीन है उनका, और रिजल्ट्स भी साथ साथ आ रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स रिसीविंग द रिजल्ट्स। और अच्छा शेफ, उसमें जो बच्चों को छुट्टी होगी वो बात तो ठीक है, लेकिन कई हद तक हम ये भी देखेंगे कि पेरेंट्स को, उनको भी थोड़ा सुकून और सुख का सांस मिलेगा। वो इस कैपेसिटी में मिलेगा कि जैसे बहुत सारे आप हैं, सना हैं, वकास हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिन्हें काम करते करते एक जिम्मेदारी होती है कि जाके बच्चों को हमने पिक कर रहे हैं, तो इतनी गर्मी में वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और जाकर उन्हें पिक कर आते हैं, फिर उन्हें घर ड्रॉप करना, फिर बाद में दोबारा से अपने ऑफिस के मामलात और दीगर कामों को कंटिन्यू करना, तो उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो बार बार घर से बाहर एसी से गर्मी में जाने का जो एक प्रोसीजर है ना, उसमें तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है। बच्चे जरा ज्यादा जल्दी मुतासिर होते हैं, अगर घर के बड़े बीमार हो जाएंगे तो वो बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे। तो अब ट्रैफिक की रवानी भी थोड़ी बेहतर हुई है। आज मैं जब सुबह आई हूँ तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, और ये सिर्फ तब तक ही रहेगी मेरे ख्याल से। ओवरऑल 3 महीने हैं जो कि कंटिन्यूटी में रहेंगे, अगस्त के मिड में जाके जो है वो स्कूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समर वेकेशंस हो भी गई हैं। अच्छा, और वो बच्चे जो समर कैंप्स में जा रहे हैं, ज़रा तादाद उनकी कम होती है, तो ओवरऑल सिचुएशन खासी बेहतर है। लेकिन समर कैंप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हमें बड़ा ख्याल भी रखना है उनका, वाटर बॉटल के साथ ऐसे फ्रूट्स, ऐसे जूसेस, ऐसी एहतियात लाजमी करवाएं कि बच्चे बीमार ना हो। चलें बढ़ते हैं आगे। तो मौसम की हमने बात की है, आपको याद है लास्ट वीक हमने आपसे शेयर किया था मल्के बरतानिया की ताजपोशी की जो प्लैटिनम तकरीबात हैं, प्लैटिनम जुबली की तकरीबात हैं, उससे मुतालिक हमने आपको यूके के मनाज़र तो दिखाए थे, वहाँ पर क्या फेस्टिविटी थी वो शेयर की थी। लेकिन पाकिस्तान में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है हम उसकी बात भी करते हैं, और यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। उस तकरीब में हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, एंड केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। बिल्कुल, और ये जो तकरीब है इसके विजुअल्स आप लोग देख भी रहे हैं। कल बहुत सारे मेहमान शख्सियात जो हैं उन्हें इनवाइट मिला और वो वहाँ पे गई भी, और जाना भी चाहिए था, क्योंकि इससे दो मुल्कों के दरमियान जो रवाबित हैं वो मज़ीद स्ट्रांग होते हैं। कुछ ऐसी पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्रिस्टियन टर्नर को केक खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा एक हैपनिंग मोमेंट है, और कल वहाँ पर हमने देखा एक म्यूजिकल ईव भी थी, तो एक खासी फेस्टिविटी का माहौल था। बहुत सारे मेहमान जो हैं उन्हें मदऊ किया गया, मुख्तलिफ शोबों से वो वाबस्ता थे। और इसमें फिर हमने ये भी देखा कि जब बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर को बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ चलने का, मुख्तलिफ शोबों में अपनी ताउन को फ्राहम करने का एक बार फिर से जो है इरादा किया, और कहा कि खुशी की बात है कि 17 साल बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की खुशी जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि बरतानवी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बढ़ते हैं आगे, और अब जरा बात हम करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की, कि जिस तरह एक नया संग मील पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अबूर किया है। जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो आपको याद है कि जब भी हम किसी ऐसे स्टार से गुफ्तगू करें जिसका आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से हुआ हो, उसमें चाहे लैला ज़ुबैरी साहिबा हों, जमाल शाह साहब हों और दीगर सितारे, वो ये बिल्कुल ये बात कहते हैं कि वो वक्त हमें याद है कि जिस वक्त रात को ड्रामा लगता था, सड़कें वीरान और सुनसान होती थी, सब घरों में दुबक कर बैठते ड्रामा देखते थे। वो वक्त वो याद करते हैं और कहते हैं काश कि दोबारा से प्रोडक्शन ऐसी हो कि दोबारा से सड़कें सुनसान हो उन औकात में, और लोग घरों में बैठ के वो ड्रामा देखें या जो भी प्रोडक्शन है वो देखें। तो अब जो नया संग मील हम जिसकी बात करें वो है
पाकिस्तान टेलीविज़न फिल्म्स से मुताल्लिक, जिसका लोगो अनवेल कल किया गया है। और इससे मुताल्लिक अब कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जिस तरह से काम हो रहा है, नई जो फिल्म्स बनेंगी पीटीवी के बैनर तले, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम होगा। और फिर से या सिनेमा भी, एंड फॉर दैट मैटर अगर वही मूवीज़ आपने घर में देखनी होंगी तो लोग फिर सिनेमा भी जाएंगे वो मूवीज़ देखने के लिए, और घरों में भी जाएंगे, और फिर से शायद वो माहौल हम दोबारा देख पाएँ कि एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में सड़कें वीरान और सुनसान हो। बिल्कुल, और ये बहुत एक अच्छी काविश है जिस पर खासे काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा था, और बिलाखिर हमने ये देखा कि इसको अमली जामा पहना दिया गया। बहुत सारे सीजन्स और ऐसी सीरीज़ होंगी जो भी इस छतरी तले हमें नजर आएंगी, और जिसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हमारी प्राइवेट मीडिया से है, लेकिन जब उन्हें भी एक सरकारी इदारा ताउन फ्राहम करा हो तो डेफिनेटली वो भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे विजन के साथ जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन से रब्ता करेंगे, अपने बहुत सारे आइडियाज़ पीटीवी के साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह ये हम फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे ये रौनक बहाल करते हुए मजीद आगे बढ़ेगी। तो एक खासी खूबसूरत तकरीब जो है वो कल मुनक्किद की गई, और इसमें हमने फिर ये भी देखा जो पीटीवी का डेटा है, जो कि पुराना डेटा है, जो कि आर्काइव में मौजूद है, उस पर भी कोशिश की जा रही है कि उसे न सिर्फ सिक्योर किया जा सके बल्कि एचडी क्वालिटी में सिक्योर किया जा सके, ताकि आने वाले वक्तों में अगर उससे मंसूब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ लोगों को पेश किए जा सके, ताकि लोग उनसे महजूज हो सके। और बिलखुसूस ज़रिया इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि जो लोग बाहर रहते हैं, जिनको एक्सेस नहीं है इस आर्काइव का, ये उनके लिए हम कर रहे हैं। कल उन्होंने बाकायदा इसको अनाउंस कर दिया है, पाक फ्लिक्स के नाम से ये एक चीज़ सामने आएगी जिसमें पुराने ड्रामे, नशरियात, शो सब कुछ होगा और एक अच्छी क्वालिटी में होगा, ताकि जो भी एक्सेस करना चाहे। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है हम देखते हैं कि वो कॉपीराइट्स के इशू वाला मामला अलग, लेकिन चीज़ें मिलती नहीं है। कोई पुराना ड्रामा, वो अंधेरा उजाला हो, वो धुआं और अच्छे ड्रामे हो, वो अगर आपको नहीं तो क्या ये हमें पूरे ड्रामे, वाओ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि अभी भी मेरी वालदा या आपकी वालदा या हमारे इस तरह के जो बुजुर्ग या बड़े होते हैं तो वो अपने दौर के ड्रामास की बातें कर रहे होते हैं कि मैंने वो देखा था, मैंने धुआं देखा था, मैंने आहट देखा था, कुछ इस किस्म के ड्रामे। तो अब हम लोग तो जरा अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ये देखने के आदी हो गए, तो जब उन्हें पता चलेगा कि नहीं अब उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है कि जिससे क्लिक करके वो अपनी मर्जी के पुराने ड्रामे देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत खुशाइन बात है। और बच्चे घर के लेटेस्ट मूवीज देख रहे हैं, वहीं पर घर के बड़ों के लिए भी आप लोगों ने टाइम निकालना है और अपना स्क्रीन टाइम उनके साथ शेयर करना है। तो ये बच्चे और बड़े आपस में कोऑपरेट करके अपनी मनपसंद चीजें न सिर्फ टीवी पर देख सकते हैं बल्कि बराह रास्त सुबह पाकिस्तान तो आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये हो पाएगा, चूंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डेटा है, सब डेटा को जो है वो पाक फ्लिक्स पर अपलोड किया जाएगा। चलें बढ़ते हैं आगे, और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहब का जिक्र करेंगे, जिन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की जो टास्क फोर्स है उसने जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में सख्त निगरानी को यकीनी बनाने के लिए जो हॉट स्पॉट्स हैं, वो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, वो चाहे मागला हिल्स हों, वो चाहे बलूचिस्तान के फॉरेस्ट हों, वहाँ जहाँ पर आग लगने के वाक़यात माजी में नियर पास्ट में रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि ऐसा कोई और वाक़या रिपोर्ट ना हो। और इस सिलसिले में जो रिपोर्ट बनाई गई है वो है हाई रिस्क एरियाज़ के हवाले से रिपोर्ट कि ये उन इस फहरिस्त में, इस रिपोर्ट में वो एरियाज़ हाईलाइट किए गए हैं कि जहाँ पर आतिशज़दगी के वाक़यात होने की गुंजाइश ज़रा ज़्यादा मौजूद है। और ये जो समरी है, ये जो लेटेस्ट डिटेल फहरिस्त है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को इरसाल कर दी गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम और पॉलिसी साजों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइन बहुत दिलचस्प है कि अवाम को और पॉलिसी साजों को मिलकर काम करने। पॉलिसीज तो बना दी जाती हैं, फिर हम ये कहते हैं कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। भाई नौबती क्यों आने देते हैं आप लोग कि उसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग जाएं? गो के जाना चाहिए। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बिल्कुल होना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को होना चाहिए, लेकिन आपकी भी बतौर शहरी कोई जिम्मेदारी है। कई दफा आप लोगों को बताया कि अगर आप ट्रेन की तरफ भी जाते हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो पानी पीने के बाद बॉटल वहीं पर ना फेंकें, कोशिश करें क्योंकि प्लास्टिक रैपर है वो आप लोग वहां पर डिस्पोज ना करें, अपने साथ वापस ले आएं ताकि आप जहां पर अपने इर्द गिर्द के एरिया में रहते हैं उसको वहां पे डंप कर दे। तो ये चीजें इनफरादी हैसियत में आपकी अपनी जिम्मेदारी है जिनको आप खुद से मुकम्मल कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास से खबर है पाकिस्तानी टेनिस स्टार महक खोकर से जुड़ी, जिन्होंने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से रिक्वेस्ट की थी कि वो आकर हमारे टेनिस स्टार्स की ना सिर्फ कोचिंग करें बल्कि जो नया टैलेंट है
से पॉलिश करें, और इसके लिए उन्होंने शोएब मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भाभी से कहें कि वो इस रिक्वेस्ट को ज़रूर एंटरटेन करें। तो महक खोकर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान की जो टॉप 4 टेनिस स्टार्स हैं उनमें माशाल्लाह इनका शुमार होता है, बड़ा नाम। चूँकि रिक्वेस्ट उन्होंने सानिया साहिबा से की है, तो क्या जवाब आया इस पर भी ज़रा उनसे पूछते हैं। और बिलखुसूस टेनिस में जब हम बात करते हैं कि पॉलिश करना है अकेडमीज़ में या फॉर दैट मैटर जिस तरह भी एक ज़रूरत महसूस हुई, तो उस पर हम उनसे बात करेंगे। महक अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले उसी रिक्वेस्ट का मुझे प्लीज़ बताइएगा जो आपने की सानिया साहिबा से, क्या कोई जवाब आया? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो इस जवाब को हासिल करने के लिए मजीद खुद से आपने कोशिश की कि किसी न किसी ऐसे दोस्त से ताल्लुक़ रखा जाए या कांटेक्ट किया जाए कि जिनका इस इंडस्ट्री से, मतलब जैसे कि शोएब मलिक साहब भी हैं या फिर दीगर ऐसे क्रिकेट आपके फॉलोअर्स होते होंगे, कि किसी न किसी तरीके से मैसेज उन तक कन्वे हो जाए और वो रिस्पॉन्ड कर सकें इस बात पर? आई थिंक जो मीडिया है वो ऑलरेडी ये करने की कोशिश कर रही है, तो उसी तरह उनको ये मैसेज शायद मिल सकता है। फिर ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स की बोर्ड्स हैं उनके थ्रू हो सकता है, जिस तरह फेडरेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं स्पोर्ट्स की, तो उसके थ्रू हो सकता है। लेकिन हाँ, बेसिकली यही तरीके हैं कि उनको कहीं ना किसी तरह ये मैसेज मिल जाए। महक, अचानक ही ख्याल आपके जहन में कहाँ से आया कि सानिया भाभी से रिक्वेस्ट की जाए, उनसे कहा जाए कि टीम की कमांड अपने हाथों में लें, जरा कोच तो करें? बेसिकली देखिए, मैंने ऐसे तरीके में कहा था, अब हमारे पास हमारी अपनी कंट्री में बहुत ही क्वालिफाइड यानी कि कुछ हैं ऐसे कोचेस जिन्होंने बहुत हाई लेवल की सर्टिफिकेशन उनके पास है कोचिंग में। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्याल ऐसे आया था कि बेसिकली सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो आती रहती हैं पाकिस्तान। अभी आई थिंक दिसंबर में भी वो आई थी, उन्होंने एहसाम के साथ सिटिंग की। और देखें, उनकी जो शादी हुई हुई है वो एक पाकिस्तानी नेशनल हीरो शोएब मलिक के साथ हुई हुई है, जो स्पोर्ट्स के हीरो हैं। तो आई मीन व्हाई नॉट, अगर वो पाकिस्तान आती रहती हैं और हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है, हम जाके हमारी इंटरनेशनल इवेंट्स आ रही हैं, हम खेलते भी हैं हर साल, जो फेड कप है, बिली जीन किंग कप है, तो आई मीन ऑफ कोर्स, और जो हमारा ग्रुप है और जिस ग्रुप में इंडिया है इस साल में, वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो आई मीन अगर वो आती हैं तो हम उनकी एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, उनका जो माइंड सेट है, उन्होंने इतना ज़्यादा अचीव किया है। एशिया में, जो साउथ एशिया उसमें से सबसे ज़्यादा अचीव उन्होंने ही किया है टेनिस में, लड़कियों में। तो आई मीन व्हाई नॉट कि वो आके हमें थोड़ा सा, जब वो आती रहती हैं तो हमें आके टिप्स दें, हमें कोचिंग दें, हमें अपना थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में भी होता है। हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस भी, जब आप उस लेवल पे खेल चुके होते हैं, आपके जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपने बेसिकली लिव किए होते हैं, उससे भी आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है। वो कंप्लीटली डिफरेंट नॉलेज। इसमें आपने बड़ा दुरुस्त कहा, वी डू हैव क्वालिफाइड कोचेस, सर्टिफिकेशंस भी उनके पास होती हैं, लेकिन जब एक स्टार ज़ाहिर है जिसका बहुत माशाल्लाह नाम हो और वो आकर कोई या तो कोचिंग करे या टिप्स दे या मोरल बूस्ट करे, उसका एक अलग इम्पैक्ट नज़र आता है। महक, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो टेनिस की प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग में हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना एट पार हुए हैं और कितना डिफरेंस अभी भी है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर गुंजाइश है, कहाँ पर काम होना है, कौन से एरियाज? देखिए, इस तरह तो हमेशा हर चीज़ पे पूछते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाए, उस पर बहुत घंटे और बहुत टाइम, मेहनत लगती है पीछे से। और सिर्फ लेकिन टेनिस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है ही है, लेकिन उसके एक प्लेयर के पीछे एक पूरी टीम होती है, टीम का हाथ होता है, कोचेस की मेहनत प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स का अपनी मेहनत, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स। फिर जो फिटनेस का आपका लेवल होता है वो बहुत मैटर करता है। हमें पता है कि टेनिस मेजॉरिटी अब इस वक्त में एक फिटनेस जो है वो 70% है और मेंटल 70% है, यानी कि वो कितना मैटर करता है टेनिस में। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उस इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, उस इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कि टेनिस बिल्कुल भी, आई वुड से, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स आउट देयर। तो यानी कि उसमें इतना कंपटीशन है, इतने ज़्यादा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग खेल रहे होते हैं, तो उस पर टॉप में आना, उसके लिए बहुत मेहनत और आपको ग्रिट चाहिए होती है। एंड आई थिंक देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स से कहें कि आके हमारे प्लेयर्स की, जूनियर्स की, जिनके पास अभी वक्त है, उनकी आके मदद करें या मेहनत करें। आई मीन देखें, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि इस्लामाबाद क्लब में ही एक जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 26 सिंगल्स में रह चुकी हैं ऑस्ट्रिया की तमीरा पाशेक,
और उन्होंने वीनस विलियम्स को भी ग्रैंड स्लैम में हराया हुआ है पहले। तो वो आई थी पाकिस्तान, मैंने उनके साथ हिट किया था इस्लामाबाद क्लब में, और फिर उनके साथ जब मैंने हैंग आउट भी किया था, तो बस उनकी जो बातें थी, वो जो एक वक्त जो हमें मिला था एक सेशन, यानी कि जो भी प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर साथ में बस वो आप इतना सीखते हो सिर्फ इन 2-3 मुलाकातों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मोरल हाई हो जाता है और आप खासे मोटिवेट हो जाते हैं। आपने कहा ना कि ये एक ऐसा कंपटीशन है कि जिसमें आपको कभी ना कभी अपने बड़ों की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो महक ये बताएगा, आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में ऐसे कौन से कॉम्पिटिशन है जो कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियां खेलने के लिए जिनकी तैयारी कर रही हैं? कौन कौन से इवेंट्स जो हैं जो आगे चलकर ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखिए, नेशनल टूर्नामेंट तो होते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमारे पास आ रहा है बिली जीन किंग कप, जो आई थिंक इस समर में होगा किसी कंट्री में। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो चुका था। वो बेसिकली डेविस कप जो होता है मेंस का, ये इसका फीमेल वर्जन है। फिर इस्लामिक गेम्स होनी थी जिसमें लड़कों ने पिछली बार सिल्वर मेडल लिया था, लेकिन उसको उन्होंने पूरा टेनिस का इवेंट ही इस्लामिक गेम से इस बार निकाल दिया, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी सबके लिए। और फिर हमें पता है कि एशियन गेम्स होनी थी जिसके लिए हम तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एशियन गेम्स भी अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से डिले हो चुकी हैं। तो आई थिंक जब से कोविड शुरू हुआ था तो उसकी वजह से काफ़ी डिलेज हमने एक्सपीरियंस किए थे टेनिस में भी, बट थैंक गॉड कि अब चीज़ें फिर से पिकअप कर रही हैं। सो लेट्स सी। सो 2022 आपके लिए कैसा रहा? कितने टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाई, कितनी आप प्रैक्टिस कर पाई, कितना अपने आप को और आप बेहतर कर पाई और किसी और इवेंट के लिए तैयार कर पाई? कह रहे हैं कि कोविड के बाद कि अभी इस साल 2022 में जो 5-6 महीने? अच्छा, 2022 इसमें देखें मेनली नेशनल टूर्नामेंट्स ही हुए थे दिसंबर में और जनवरी में होते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। वो उन्होंने एक विंडो रखा हुआ है पिछले जितने भी साल हैं। सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जो होते हैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक होते हैं, कभी कभार जनवरी में भी। लेकिन ये होता है कि स्केड्यूल थोड़ा, वो तो वही टूर्नामेंट्स होते हैं जो कंफर्म्ड होते हैं नेशनल वाले, लेकिन बाकी साल में अप्स एंड डाउन्स होते रहते। कभी हमें ऑल ऑफ अ सडन कोई नेशनल टूर्नामेंट हो सकता है। फिर जो इंटर यूनिट हमारा अपना है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान की मोस्टली मौजूद हैं, वाबडा का वो हुआ था मुल्तान में मार्च में। तो आई मीन लेकिन अभी समर चल रहा है तो अभी कोई रिसेंटली टूर्नामेंट नहीं हुआ। जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था वो आई थिंक मार्च में ही हुआ था, फिर उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो अभी जो टूर्नामेंट्स आगे होने वाले जिसमें आपने कहा कि आप लोग पार्टिसिपेट भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कितनी तैयारी है उसके लिए ज़रा ये भी बता दूं, जो कि लास्टली मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर सानिया भाभी की तरफ से फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आता तो क्या ये कोशिश दोबारा से जारी रखी जाएगी या मज़ीद कोशिश की जाएगी कि इसको और अच्छे लेवल पर, अच्छे फोरम्स पर उठाया जाए कि ये बात उन तक पहुँच जाए और मुल्क के जो बड़े हैं जो कि देख रहे हैं स्पेशली टेनिस को या जो हमारी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ हैं, वो इसमें कोई आपकी मदद कर सके? देखिए, आई डोंट नो, मैं तो बस मैंने एक चीज कह दी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई मीन मेहनत तो हमने ही करनी है, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक हेल्पिंग एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। तो आई मीन अगर इसमें अब ये मीडिया पे डिपेंड करता है, ये स्पोर्टिंग मैंने कहा अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है कि वो उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि नहीं। अगर बाहर से कोई और भी आके हमारी मदद करे या हमें कोई ऐसी चीज़ अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हमें इम्प्रूवमेंट और इजाफा आ सके किसी तरीके से, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू अस। लेकिन होपफुली इट विल बी अप टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज और जो बाकी गवर्नमेंट है या जो भी है या उनके अपने हस्बैंड है, अगर उनको ये न्यूज़ मिल गई है तो बी अप टू हिम। बात इसलिए कर रही हूँ, देखिए मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आपने कहा ना कि मैंने तो बस कह दिया था, लेकिन आपको पता है कि आपकी उस बात को किस हद तक पजीराई मिली है। शायद कुछ लोग बहुत अरसे से ये बात सोच रहे हो लेकिन कह ना पा रहे हो। आपने जब ये बात की है तो प्राइवेट मीडिया हो, सरकारी मीडिया हो, हर किसी ने इस बात को हाईलाइट किया है और अगर आप अपनी बात को बड़े मुस्बत तरीके से मजीद उजागर करती रहेंगी तो शायद के इस पे एक मुस्बत हमें रवैया या जवाब सुनने को मिले। देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बात इतनी फैल जाएगी। मैं उठी थी तो मुझे सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे, मुझे तो इतना पता भी नहीं था। लेकिन आई थिंक आई मीन होपफुली सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे बहुत अवेयरनेस आती है लोगों को, तो होपफुली उसकी थ्रू भी, क्योंकि उनको भी इतने पोस्ट लगे थे इन पेजेस पे जिनकी काफ़ी फॉलोइंग है, जिसमें सानिया मिर्ज़ा को भी टैग किया था, मुझे भी टैग किया था, तो होपफुली उनको क्या पता वहाँ से खबर मिल चुकी हो, और शुएब मलिक को भी टैग किया था तो क्या पता उनको भी वहाँ से खबर मिल चुकी हो। हमें पता है कि आजकल कोई सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करता है,
सो होपफुली आई थिंक ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा उन तक ये बात पहुंचाने के लिए जो ऑलरेडी काफ़ी पेजेस कर चुके हैं। एंड आई वुड से कि आई मीन इस तरह की इनिशिएटिव्स लेने से स्पेशली जो जूनियर प्लेयर्स भी हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ जो पाकिस्तान है उसी को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान पे स्पोर्ट्स का नाम बढ़ेगा। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो यूनिटी लाती है, आपकी कैरेक्टर को भी बेहतर करती है। सिर्फ ऑन कोर्ट आपको हेल्प नहीं करती या ऑन द फील्ड आपको हेल्प नहीं करती, बल्कि आपको जो बाहर की ज़िंदगी भी है उसके बारे में भी और समझाती है, आपको ग्रूम करती है। तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा अगर स्पोर्ट्स में हमें कोई बेहतरी होगी या कुछ आगे बढ़ेंगे या जो भी। देखिए बात होती है एफर्ट की, आप जितना एफर्ट रिजल्ट्स तो अपनी जगह होते हैं, वो इट्स वो तो होता ही होता है अपनी जगह, लेकिन बात होती है एफर्ट की। आप जितना एफर्ट डालते हैं, और स्पोर्ट्स आई थिंक काफ़ी इट्स ग्रोइंग इन पाकिस्तान पिछले 10 साल से, सोशल मीडिया की वजह से भी और मीडिया की वजह से भी। बट होपफुली हमें फिर भी और भी बहुत काम ऐसा है हमारा के लिए। सो होपफुली I mean, we need as much help as possible in the sport industry. इंशाल्लाह ये काम इसी तरह से होता रहेगा फॉर स्पोर्ट्स फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच। महक खोकर साथ मौजूद थी यहाँ पर, हमसे गुफ्तगू थी। बात आज स्पोर्ट्स की हो रही है तो कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें भी हैं, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स आपके साथ रखते हैं और कौमी टीम में कप्तान बाबर आजम की बात करते हैं। शेर हैं हमारे टीम के और उन्होंने वनडे करियर की 17th जो सेंचुरी है वो मुकम्मल की है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मुल्तान में, जिसका हमने कल बताया भी था, और बाबर आजम ने 107 गेंदों पर 103 रन्स बनाए। वनडे में बाबर की ये मुसलसल तीसरी सेंचुरी है। 2016 में भी उन्होंने मुसलसल 3 सेंचुरियां बनाई थी। 2 मरतबा कारनामा सर अंजाम देने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने 2 बार यानी सेंचुरियां, वो भी 3 दफ़ा ही बना दी हों एक गो में। तो बतौर कप्तान वनडे 13 इनिंग्स में तेज़ तरीन 1000 रन भी उनके मुकम्मल हो चुके। और इससे कबल विराट कोहली ने 117 जो है इनिंग्स में 1000 रन बनाए थे। और अभी बाबर आजम साहब जो माशाल्लाह छाए हुए हैं और इसी तरह से कामयाबी के सिलसिले उनके जारी हैं। और ये कामयाबी उन्होंने कहाँ से मेटी है उस हवाले से भी जरा आपको बता देते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे शौकीन क्रिकेट हैं सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सीरीज जारी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन। और ऐसे में पाकिस्तान ने 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के पहले मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मेहमान टीम वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो जनाब ये कल वो मैच हुआ जिसके बारे में अपडेट्स आपको डेफिनेटली बुलेटिन में भी नजर आती रही होंगी। तो हमने सोचा कि जब बाबर आजम की कामयाबियों का जिक्र हो रहा है तो ये कामयाबी का झंडा उन्होंने कहां गाड़ा है वो आपको जरूर बता देते हैं। आगे चलते हैं और एक छोटी सी अपडेट, लेकिन खबर जो दिल को छू जाने वाली वो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का फखर जमील फखरी साहब, उनकी बात करते हैं जिनको हमसे 11 बरस बीत गए हैं। उनकी फनी खिदमात के हवाले से एक रिपोर्ट है जो कि लाहौर से शुमाल शबीर ने तैयार की है। आइए देखते हैं। आप सुन लें, हाय 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 क्या शब्द, तो वही लूप है ना। पाकिस्तान टेलीविजन के फ़ख्र नाम है जमील फ़खरी, और एक ऐसा नाम जिसने इतनी इज्जत कमाई, इतना नाम बनाया कि जाने के बाद भी वो नाम यहाँ पर है। चूँकि काम इतना प्यारा, काम इतना शानदार कि आज भी बहुत से सितारे ऐसे जो इनसे सीखते हैं। इनके मुख्तलिफ जो हम काम का जिक्र कर रहे हैं उससे ख़ासा सीखा जाता है। ये इनकी अपने इस फ़न के हवाले से ख़िदमात हैं जिसको हम सराहते हैं। 11 बरस बीत गए, कल की बात लगती है बिछड़े थे, लेकिन आप देखिए उनका काम आज भी है और ये काम हमेशा रहेगा। क्योंकि जब आप इतना अच्छा काम कर लें तो वो काम रह जाता है, इंसान चला भी जाए तो काम रह जाता है। चलें बढ़ते हैं आगे। और इन खबरों से पहले चूँकि स्पोर्ट्स का जिक्र ज़्यादा कर रहे थे तो स्पोर्ट्स से जुड़ी एक और ख़बर भी है हमारे पास, वो भी आपसे शेयर करते हैं, जिसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे लाहौर। और लाहौर इसलिए लेकर जा रहे हैं चूँकि वहाँ पर एक ट्रॉफ़ी आई है। रवां बरस कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल उसकी ट्रॉफ़ी जा रहा है। एक सफ़र होता है मुख्तलिफ शहरों में जाने का, वो सफ़र जारी है और ट्रॉफ़ी लाहौर पहुँची है। और चमचमाती ट्रॉफ़ी जब लाहौर पहुंची तो पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की जो कप्तान है हाजरा खान, उन्होंने इस ट्रॉफ़ी को रिसीव किया। इस ट्रॉफ़ी के साथ कुछ पिक्चर्स उनकी भी हैं। और फ्रांस के जो साबिक वर्ल्ड चैम्पियन फुटबॉलर हैं क्रिस्टिन क्रेमियो, ये खुसूसी तैयारे में ट्रॉफ़ी
को उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान लेकर पहुंचे। नहीं, ये सफ़र जारी है, ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी ये ट्रॉफी। और इसी सिलसिले में भी लाहौर में आई एम नॉट श्योर कि इस्लामाबाद ये ट्रॉफी नहीं, इस्लामाबाद नहीं आ रही। पहले यही तैयार किया गया था और ऐलानात भी यही थे, ट्विटर पे भी यही कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद यानी कि वफाक दारुल हुकूमत आएगी, लेकिन फिर उसके बाद इसका वेन्यू चेंज कर दिया गया और फिर कहा गया कि ये ट्रॉफी सीधा सीधा लाहौर जाएगी और वहीं से सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएगी। तो ट्रॉफी इस वक्त पाकिस्तान में है और इनकी रवानगी इस ट्रॉफी की कब है ये तो हमें आने वाली खबरों में ही पता चलेगा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर भी है और मुबारकबाद का सिलसिला भी है। हमारे बड़े प्यारे इनाम भट्ट साहब की हम बात करेंगे। रेसलिंग में आप बड़ा नाम माशाल्लाह बनाया, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक। जब भी हम इनसे बात करते हैं बड़ा ही मज़ा आता है इनसे बात करके। लेकिन एक और टाइटल इन्होंने अपने नाम के वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ में मेज़बान टर्की को इन्होंने शिकस्त दी है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये सफ़र कितना मुश्किल रहा, कहाँ कहाँ पर लगा नहीं यार मेडल वेडल जो है ना मुश्किल लग रहा है, कोई घबराए तो नहीं है। इस पर आज हम उनसे बात करते हैं, चूँकि टर्की एंड जॉर्जिया के पहलवानों को उन्होंने शिकस्त दी थी और क्वालिफाई मरहले में ये पहुँचे थे। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए वो हमें ज्वाइन चूंकि कर चुके हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इनाम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए। लेकिन जब मेरे सामने शुएब ने कहा ना कि जॉर्जिया और टर्की के पहलवान, मैं जरा सोचने लग गई एकदम ये जॉर्जिया टर्की के पहलवान दिखने में कैसे होते होंगे। आपने तो नज़ारा एक्सपीरियंस जरूर किया, जरा बताइए ये पहलवान के हमारे पाकिस्तानी पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे होते हैं? नहीं जी, अब जो है ना वेट कैटेगरीज आ गई हैं, तो अब तो जो पहलवान है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गए हैं और अब बहुत ज्यादा सिक्स पैक वाले और बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी वाले पहलवान है, क्योंकि अब रेसलिंग बहुत ज्यादा जिद्दत इख्तियार कर गई है, बहुत ज्यादा तेज और फुर्ती वाले रेसलर चाहिए होते हैं, तो इसलिए बारी बरकमपन खत्म हो गया और अब बड़ी एडवांस रेसलिंग हो गई है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ी खास करम नवाजी की और 4 फाइटें जीतने के बाद मैंने पाकिस्तान के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा खास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम, ये कैटेगरी कौन सी थी? चूंकि वेट कैटेगरी की बात हो रही है, 90 kg वेट कैटेगरी थी। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में अब वेट कैटेगरीज के साथ मुकाबले खेले जाते हैं, तो मैंने पाकिस्तान को 90 kg में रिप्रेजेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 90 kg में मैंने खेलते हुए सबसे पहले मैंने तुर्की के पहलवान को हराया, फिर जॉर्जिया के पहलवान को, फिर यूएसए के पहलवान को, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल की फाइट जो थी वो जो तुर्की के पहलवान थे जो लोकल थे वहाँ के और बहुत ज्यादा फेमस थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हराकर मैंने पाकिस्तान के लिए ये एजाज जीता। ठीक, अच्छा इनाम ये बताइएगा, ब्रॉन्ज तक आप पहुंचे, आपने कहा कि 4 फाइट्स आपने जीती, काफी मुक्के शुक्के भी खाए होंगे, उसके बाद थोड़ी थकावट शकावट भी होगी। क्या लगता है कहाँ पर कमी रहेगी कि आप फाइनल तक ना पहुंच सके? देखिए बहुत अच्छा इवेंट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं तो वो वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब आपस में उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन खेले होते हैं, तो एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से आपको जांच होती है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा दाव लगाता है। और मुकाबला मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। सेमीफाइनल में अजरबैजान के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ वो चैंपियन भी रहे हैं पूरी दुनिया के, तो बहुत अच्छा उनके साथ मुकाबला चल रहा था, 2-2 पॉइंट बराबर थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी रेसलिंग में ये होता है कि जिस पहलवान का लास्ट वाला पॉइंट होता है वो विनर करार दिया जाता है, तो क्योंकि उनका लास्ट वाला पॉइंट था तो 2-2 पॉइंट बराबर थे, तो इस वजह से फिर जो है अजरबैजान के खिलाड़ी हैं उनको पॉइंट एक जो है वो दे दिया गया और वो मुकाबला जीत गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप मेडल टेबल पर हैं पूरी दुनिया में, आप 3rd नंबर पर भी आ रहे हैं, तो आपका परचम बुलंद हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्ड मेडल से कम नहीं है और इंशाल्लाह आगे मजीद मुकाबले आ रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम गोल्ड भी जीतेंगे। इनाम, टेक्निक ज्यादा चलती है कि लक ज्यादा चलती है? देखें जी, लक तो कभी कभी चलती है, लेकिन जब आप इतने सालों से 10 साल से 15 साल से आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बार बार आपको मेडल चाहिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लक के साथ साथ बहुत ज्यादा जिद्दोजहद चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज देने वाले लोग और इदारे चाहिए। तो ये सब चीजें जब कंबाइन होती हैं और फिर आपकी डेडिकेशन होती है, आप फिर पूरा पूरा साल बगैर छुट्टी के ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर ही जाके ये गोल्ड मेडल बनते हैं, ये मेडल जीते जाते हैं, ये खाली लक से काम नहीं चलता।
और इनाम ये बताइएगा कि जिन दौरान आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, किस किस्म की एहतियात आपको खुद से रखनी होती है, खाने पीने के मामले में भी, अपने एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसे कि आपने कहा ना कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला किसी भी वक्त ये वाला दाव खेल सकता है, तो ज़हन, दिल और दिमाग, मतलब यानी कि तमाम चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। असल में रेसलिंग जो है या कोई भी गेम जब आप वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। आपने अगर खाना खाना है तो आपने अपनी गेम के मुताबिक खाना है कि मैंने कितना खाना खाना है, कितनी देर में डाइजेस्ट होगा, और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग सेशन पर जाना है। आपने कुछ सोना भी है तो आपने अपने टाइम टेबल के मुताबिक, अपनी गेम के मुताबिक सोना है। आपने इवन किसी शादी ब्याह पर जाना है या आपने कोई ईद सेलिब्रेट कर रही है तो उसमें भी आप अपनी ट्रेनिंग को स्किप नहीं कर सकते। तो जब आप इतनी ज्यादा डेडिकेशन और इतनी ज्यादा फोर्स के साथ गेम करते हैं तो फिर ही आप इस लेवल पर पहुंचते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि एक अकेला बंदा इस लेवल पर नहीं पहुंचता। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। ठीक है इनाम, ये बताएं कि क्या इस इवेंट के लिए आपने वेट लूज किया था? जी बिल्कुल। कोई भी जब इंटरनेशनल मुकाबला होता है तो उसके लिए काफी वेट रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी वेट कैटेगरी में आना पड़ता है। तो तकरीबन 7 से 8 केजी मैंने इस इवेंट के लिए किया था। इससे पहले मैंने तकरीबन 15 केजी अपना वेट रिड्यूस किया था। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रूटीन मैटर हो गया। 7 से 8 केजी वजन कम करना 15 से 20 दिन में, ये तकरीबन हमारे लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग टाइम है, ट्रेनिंग वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से फिर हमें इतना इनाम, ऐसा जरा यहीं पर रुक जाए। आपने कहा कि 7 केजी आप लोगों ने गेन करना होता है, 15 से 20 दिन सॉरी लूज करना होता है, ठीक है। ये लूज तो आराम से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये जब आपने गेन करना होता है, ये कैसे करना होता है, ये भी जरा समझाइएगा। इनाम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए जी, वेट रिड्यूस करना और गेन करना एक बड़ा तरीकाकार अब मुख्तलिफ हो गया हुआ है। क्योंकि आपने अपने, अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी को उतनी ताकत भी देनी होती है, उतनी आपने आपका स्टेमिना और पावर भी उतनी बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका वेट सही तरह से रिड्यूस नहीं होगा तो फिर आप अपना इवेंट नहीं सही तरह खेल पाएंगे। तो इसलिए ठीक है, अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा इनाम। ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी इवेंट के लिए, जब एक वेट कैटेगरी अनाउंस होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वेट लूज़ करना पड़ता है। और ये तमाम रेसलर ज़ाहिर वेट लूज़ करते हैं। और ये बड़ा अच्छा आपने कहा जी कि 15-20 दिनों में 7 किलो वजन गिरा देते हैं। दैट मीन्स 2 kgs पर डे। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको बतानी चाहिए जो लूज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, कि आपने कैसे एक दिन में 2 किलो वजन गिराना है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपने लास्ट इंटरव्यू में हमें कहा कि वालिदा भी सही खिलाती हैं आपको, भाभी भी सही खिलाती हैं, कोई बिरयानी कोई कोरमा। तो ये जो वेट लूज करने के बाद या फॉर दैट मैटर किसी इवेंट के बाद वापस आते हैं तो फिर क्या जुमला सुनने को मिलता है? हाय वे मेरा लाल, इतना कमजोर हो गया। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और स्पेशली जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और 5-6 फाइटें 2 दिन में हम खेलते हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रेनिंग करके और खेल के आपको चोटें भी लग जाती हैं और रगड़े भी लग जाती हैं। तो बिल्कुल जब घर आते हैं तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि ये क्या हाल हो गया है और ये इतना बुरा आपको चोट लग गई है। और उसके बाद मेरे बेटे ने तो इतने मार के पेट भर के खाना भी नहीं खाया। तो ये भी बहुत ज्यादा बोझ हो जाती है। मैं समझता हूँ वालदा भी बहुत ख्याल रखती हैं, जो मेरी वाइफ है वो भी बहुत ख्याल रखती हैं। वो कहती हैं जी मेरे हाथ का पका खाओ, वो कहती हैं मेरे हाथ का खाओ। तो फिर मैं दोनों का खा के दोनों का दिल रख लेता हूँ। अच्छा इनाम, ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि 4 फाइट्स आपने जीती माशाल्लाह, कोई याद कि एक सबसे जोरदार मुक्का आपको किस मुल्क के पहलवान से पड़ा था? जी, जो मेरी ब्रॉन्ज मेडल की फाइट हो रही थी तुर्की के रेसलर के साथ, तो उसके साथ जो है ना वो थोड़ी सी हाथापाई टाइप हो गया था। उसने मुझे एक लगाया, फिर मैंने एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि रेसलिंग में मुक्का नहीं लगा सकते, मुक्का फाउल होता है। लेकिन वो क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा जोश के साथ हो रही थी तो उन्होंने फिर मुझे एक गुस्से में मुक्का दे मारा। और फिर मैंने कहा चले अब इनके मुल्क में आए हुए हैं तो मैंने भी जवाबन फिर उन्हें मुक्का ही दे दिया। अच्छा नाम, थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। ज़रा ये आपने माशाल्लाह टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक पॉलिटिशियन का नाम आपने लेना है और जिससे मुतालिक आप सोचते हो कि मैं चाहता हूँ मेरी फाइट इस पॉलिटिशियन से हो, वो कौन होगा?
देखें जी, मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो दक्कम पेल इनकी चल रही है, तो इनका आपस में मुकाबला करा देना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है। अब मैं शहबाज शरीफ साहब से या इमरान खान साहब से फाइट लड़ता अच्छा तो नहीं लगूंगा, तो इन दोनों की फाइट करवाई जाए और मैं बीच में रेफरी बन जाऊंगा, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आपको इन दोनों में से किसी को कोच करने का मौका मिले तो आप किसको करेंगे? क्या लगता है आपको तगड़ा कौन है और किसी को जरा ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी? मैं दोनों के कानों में एक एक दाव बता दूंगा, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है ना, वो पूरे पाकिस्तान का होता है, वो तमाम जमातों का होता है। मैं दोनों के एक एक दाव बता दूंगा ताकि ये कौन सियासी कौन बयान है, कौन ये सियासी कौन बयान के है। किस दाव को फिर कैसे इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है सियासत में ये भी दाव पेच ज़ाहिर चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इनाम, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चूंकि एक ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रादर वो जीत कर आए हैं, पहले भी कई मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल। और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ अब हम बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसी बच्ची से आपकी मुलाकात कराएं जिसने बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम की है। और मिसाल उसने इस तरह से कायम की कि मिला बैग जिसमें अमाउंट थी, यानी गैर मुल्की 4 करेंसी मिलियन थी, मेरे yes, ख्याल से, हाँ। गैर मुल्की करेंसी थी, लेकिन उसने फिर ढूंढा उसका मालिक और बैग रिटर्न किया। उससे कोशिश करते हैं मुलाकात हम आज आपकी कराएं, लेकिन ब्रेक के बाद। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शेर में आपको एक छोटा सा टीजर दिया था कि जब वापस आएंगे तो एक ईमानदार बच्ची से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जो किस्सा जरा कुछ ये है कि आज़ाद कश्मीर से इस बच्ची का ताल्लुक है। 6th ग्रेड की ये स्टूडेंट है और नाम है इनका सुमैया बतूल। हुआ ये कि एक शख्स जो है, एक साहिब जो है, उनका बैग कहीं पर गुम हो गया था और उसके अंदर उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे और साथ ही साथ 4 मिलियन, जो यहाँ 40 लाख रुपए उस बैग के अंदर मौजूद थे। काफ़ी अरसे तक वो तगोदो करते रहे, बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनको बैग नहीं मिला। ये बैग लगा सुमैया के हाथ और फिर सुमैया ने ये किया कि अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की, उनके साथ डिस्कस किया और वो बैग जो है वो उसके सही मालिक तक पहुंचा दिया, जिसके बाद सुमैया को 1 लाख रुपया इनाम भी मिला। बिल्कुल, इनाम भी बनता है, शाबाशी भी बनती है। बड़ी प्यारी इन्होंने ये मिसाल सेट की है। सुमैया साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सुमैया, थोड़ा सा मुझे बताएं, कहाँ जा रही थी, कहाँ घूम फिर रही थी, कहाँ से आपको ये बैग मिला, फिर क्या किया आपने? मैं अपने ताई की बकरी चलाने गई थी और पानी कड़ी से निकाली थी, तो वहाँ पड़ा था, मैंने उठा लिया। अच्छा, और ये बैग उठाने के बाद क्या आपने उसी लम्हे वहां पर खोला भी या घर आके आपने इसे खोला, पेरेंट्स को दिखाया कि मामा बाबा ये जरा देखें इसके अंदर है क्या? नहीं, मैं घर आके मैंने खोला था। मामा पापा घर ले थे, मैं दादी माँ के घर जाके खोला था। अच्छा, और ये बैग, इसकी हालत कैसी थी जो हम तस्वीरें देख पाए सुमैया? लगा ये कि चूंकि पानी भी, शायद बारिश या फॉर दैट मैटर पानी बहुत था, तो वो नोट भी ख़राब थे उसमें, और उसमें मोबाइल फ़ोन्स और डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ और चीज़ें थी जो सब ख़राब थोड़ी सी हुई थी। नहीं, खराब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बैग नीचे से भरा था। अब ज़रा ये बताएं कि फिर जब आपने वो बैग आप कह रही घर लेकर आई और वालिदैन ने बैग खोला, फिर चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फिर राबता जब हुआ उस शख्स से जिसका ये बैग था, फिर जब वो आए और आप लोगों की मुलाकात हुई, वो ज़रा सारा मामला हमें बताएं। वो आए तो अपना बैग लेके गए। वो कह रहे थे हमारा भाई पिंडी गया, वो आएगा फिर हम आपको खुश करके देंगे।
अच्छा सुमैया, ये बताइए, माशाल्लाह इतनी प्यारी ये जो आपने किया, किसी का बैग था उसमें उनके पैसे थे, उन्हें वापस कर दिया, ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें ना सिर्फ आपके पेरेंट्स आपको सराह रहे हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान, आप बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल है, हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए आप मिसाल है उनके लिए। तो ये बताइएगा खुद से आपको कितनी खुशी महसूस हुई इस मामले पर, और क्या मैसेज देंगे उन बच्चों के लिए कि जिन्हें कभी भी सड़क पर या कहीं घर के बाहर कोई चीज़ गिरी हुई पड़ी हुई मिले? मुझे बहुत खुशी है, मैंने बोला था किसी की मन्नत है ये वापस कर देती है। बिल्कुल ठीक है। और सुमैया, आपके वालिद साहब भी साथ मौजूद हैं, मेरी उनसे भी ज़रा बात कराइएगा। आबिद साहब साथ मौजूद हैं। बिलखुसूस आबिद साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर आप सुन रहे हैं हमें कि तहसीन के काबिल आप हैं, चूँकि एक वालिद ने, एक वालिदा ने, यानी पेरेंट्स ने, बड़ों ने जो तरबियत की होती है, ये उसका नतीजा है कि हमें इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी मिसालें मिलती हैं। ज़ाहिर है हमारा दीन जो दर्स देता है उसके मुतालिक जब हम बात करें तो यही दर्स है, कोई चीज़ मिल जाए तो उसके मालिक को ढूंढो, उस तक ये चीज़ पहुंचाओ। यही दर्स जब बच्चों को हम देते हैं और बच्चे उस पर अमल करते हैं तो खुशी भी होती है कि जैसे काम मुकम्मल हो गया। थोड़ा सा आबिद साहब, मुझे अब आपसे जानना है ये कि जब बच्ची आई और बच्ची ने आपको बताया ये बैग मिला, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? कोई घबराहट तो नहीं थी कि पता नहीं इस बैग में क्या होगा, या कोई ये घबराहट तो नहीं थी कि अच्छा आप अगर पैसे देख लिए और किसी को बताएंगे पैसों का तो कहीं और मसला ना हो जाए, जी रिपोर्ट भी करानी हो, जी इसमें तो पैसे कम थे, ये डर खौफ भी होता है ज़रा? मुझे घबराहट नहीं हुई। नहीं, आप अपने वालिद से बात करें सुमैया, मेरे अपने वालिद साहब को फ़ोन दीजिएगा, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि एक वालिद के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि ज़ाहिर है जो दर्स हमारा दीन देता है, जिस तरह वालिदैन तरबियत करते हैं बच्चों के, बच्चा एक अच्छा काम करता है, एक कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है। फिर थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जब बच्ची आपके पास आई और बताया कि बैग मिला, बैग खोला, सामान देखा, मोबाइल फ़ोन्स, डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, उसके बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? क्या कोई घबराहट तो नहीं हुई कि ये ना हो मालिक को ढूंढूं और मालिक कोई और इल्ज़ाम ना लगा दे कि इसमें तो पैसे ज़्यादा थे तो इसमें कम हो गए, क्योंकि ये डर खौफ भी होता है। जी जी, ये हमको बिल्कुल फिक्र नहीं थी। हमने जैसे हमें बैग ये मिला, हमने ऐसे ही उनके पास भिजा दिया। अगर इस रकम से ज्यादा रकम भी होती तो हम तब भी उनके पास, जिसकी चीज थी उसके पास। हमारी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, इससे मुझे फख्र की बात है। मैं पूरे पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का नाम इससे पूरे रोशन किया है, पूरे मुसलमानों का अपने ईमान को कायम रखा है। आबिद साहब, ये बताइएगा, जब आपका उन साहब से राब्ता हुआ जिनका ये बैग था, उनके तासुरात क्या थे जब आपकी उनसे मुलाकात थी? और हमने ये भी सुना कि माशाल्लाह सुमैया को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। जी जी, 1 लाख का इनाम दिया। तो वो मालिक जो जिसका बैग था वो तो इस्लामाबाद में था, तो जो उसका कजन है, उसका भाई है, घर वाले, उनको फोन करके बता दिया था। अच्छा, अब 2 बातें और, एक ये कि मैंने सुना है कि हुकूमत ने, यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने भी कोई ऐलान किया है सुमैया के लिए, वो भी बताइएगा क्या ऐलान किया है तालीम से मुताल्लिक। और दूसरा ये कि सुहेल अरमानी जिनका ये बैग था, जिन्होंने कहा 5 माह पहले ये बैग गुम हुआ था, कैसे गुम हुआ था ये बताया उन्होंने? जी जी, ये बैग इधर नाला, जो हमारा नाला बांध है ना, इधर से पानी चढ़ा हुआ था, बारिशें थी, तो वो इधर से हमारा पुल बन रहा था इधर, तो नीचे छोटा सा रास्ता निकाला हुआ था, ये उधर से पार कर रहे थे, तो वो पानी में खुद भी बह गए और बैग भी बह गया उनका। और हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया है सुमैया के लिए? जी, इसकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अंसर बदाली साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि इसकी जो पढ़ाई है ये बिल्कुल फ्री है, जब तक इसकी जिंदगी है, ये जिधर डिग्री कॉलेज तक जाएगी, जिधर भी इसका पढ़ाई का जो है फ्री है। और गवर्नमेंट ने मुजफ्फराबाद भी हमें बुलाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। सुमैया, आप बहुत सारी नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कुछ दिनों से कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स बच्चों के लिए लेकर आएं कि जिनसे ना सिर्फ हम उनकी तालीम और तरबियत में उनकी रहनुमाई कर सकें, बल्कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की इस अंदाज से तरबियत कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को भी खराज तहसीन पेश कर सकें। हाल ही में ये वाक़या रोनुमा हुआ तो हमने भरपूर कोशिश की टीम सुबह पाकिस्तान में कि इस बच्ची को और उनके पेरेंट्स को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। वाकई ऐसा है कि कई बार मैं किसी को गलत नजरिए
जरिए से नहीं कह रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई कीमती चीज़ हमें मिल जाए और हमें सुराग ना मिल रहा हो तो हम वो चीज़ अपने पास रख लेते हैं, ये कोशिश किए बगैर कि कोशिश तो करके देखते हैं, शायद आसपास पूछ लें कि किसी की चीज़ यहाँ पर गिर तो नहीं गई। लेकिन आबिद सलीम साहब, सुमैया की वालदा ने ये बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया और ईमानदारी के साथ 40 लाख रुपए किसी को वापस देना ये कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में हर लम्हे आपके काम आने वाले होते हैं। तो सुमैया बहुत सारे बच्चों के लिए और बहुत सारे बड़ों के लिए एक उम्दा मिसाल। बिल्कुल, आपने कहा सुमैया मिसाल है, मैं कहता हूँ उनके वालिद मिसाल हैं, चूंकि जब आप बड़ों को कुछ करते देखते हैं तो आप वही कॉपी करते हैं। बच्चा जो देखेगा कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, बच्चा वही करेगा। तो बड़ों को मिसालें ऐसी कायम करनी है, बच्चा खुद ब खुद उनको फॉलो करता चला जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक है, वापस आएंगे एक और सेगमेंट के साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेडलाइंस आप जान, और इससे पहले हमने कहा था एक और सेगमेंट, तो आज इस घंटे में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हम बात करेंगे नई होने वाली हल्का बंदियों की, हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तैयारी की, और हम बात करेंगे उन तमाम बेबुनियाद, मन घड़त और झूठी खबरों की जो इन दिनों में जेर गर्दिश हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, विद रिस्पेक्ट टू के आपने अगर कोई ID कार्ड नंबर 8300 पर भेजा तो फिर आपको जो जवाब मिला उस पर जो सवाल उठाए गए, वो जो सवाल थे क्या वो दुरुस्त थे या वो गलत थे। तो इस मामले पर आज हम क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि जब 8300 पर आप अपना ID कार्ड नंबर भेजते हैं तो उसमें आपका ब्लॉक नंबर भी आता है, आपका जो हल्का है वो शो होता है, कहाँ पर आपका वोट का इंदराज है, आर्जी पते पर, मुस्तकिल पते पर, किस पते पर आपका इंदराज है। चूँकि ID कार्ड पर या आपका आर्जी पता या मुस्तकिल पता, इस पर आपका वोट जो है वो इंदराज होता है। अगर आपने चेंज करवाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, इलेक्शन कमीशन कब तक इसको चेंज करता है, इस पूरे प्रोसेस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और ये सेगमेंट जैसे कि शुएब ने कहा ना कि मन घड़त और बेबुनियाद खबरें हैं जो कि सामने आ रही हैं, इसलिए आपको पता है कि हमने एक सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया है सच का पाकिस्तान। तो ये हमारा जो सेगमेंट है वो सच के पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जो मेहमान शख्सियात जब हमें इस घंटे में ज्वाइन कर रही हैं उसमें स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल आसिफ अली यासीन साहब, आप भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जफर इकबाल साहब, आपसे पहले ज़रा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो वो वाला मामला जो कि हर ज़बान ज़द-ए-आम है, जो शेब ने भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज रहे हैं 8300 पर, आपको ये मालूम होता है कि जी पहले तो आपका वोट यहाँ पर दर्ज था लेकिन अब यहाँ नहीं वहाँ पर ही है। सर, इस मामले के हक़ाइक़ क्या है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा कई अफराद के साथ है भी तो तनासुब क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे है कि सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा आपको वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी। इसमें तकरीबन 80,000 के करीब हमारा स्टाफ जो था वो फील्ड में एंगेज रहा है, ठीक है, जिसने डोर टू डोर वेरिफिकेशन की है। दिसंबर की बात आप कर रहे हैं? जी सर, ठीक। अच्छा, इसमें ऐसे है कि इसके साथ साथ अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन, वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन देखें तो वोटर्स अपना वोट शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या उसका जो अर्जी पता है उसके मुताबिक दर्ज करा सकता है। अब हुआ ये है कि बाज़ केसेस में हमने इनको एनालाइज किया है, इन केसेस को। बाज़ केसेस में तो ये है कि एक फैमिली का सरबराह जो है वो पॉलिटिकल मतलब फिगर है या उसने कोई फार्म हाउस ले लिया है, जो मैंने एनालाइज किया है। नहीं, अच्छा सर बताइए कि क्या केस है। तो मैंने ये देखा है कि हमारे किसी मतलब दोस्त ने फार्म हाउस ले लिया, ठीक है ना, उसने अपना शनाख्ती कार्ड रिवाइज करा लिया, उसकी फैमिली का जो एड्रेस है वो वहाँ का है जहाँ पे पुरानी उसकी रिहाइश थी। अच्छा, अब हुआ ये है कि उसका वोट तो नए एड्रेस के मुताबिक आ गया है और साथ ही जो उसकी फैमिली थी वो पुराने एड्रेस पे आए, तो वो अब शिकायत कर रहा है कि एक जुमला सर, क्या ये तमाम शिकायत जो आई हैं इसके ताने बने एक ही सियासी जमात से मिलते हैं? नहीं, मैं उसमें सियासत से इसको मुंसलिक करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इसको सियासत से मुंसलिक नहीं करता। अच्छा, उसके बाद जब हमने उनको एनालाइज किया तो वो ये पता चला कि फैमिली उसकी उधर है, वो इधर आ गया है। अब वो कंटेस्ट करना चाहता है अपना वो जो उसका पुराना हल्का था वहाँ पे। हुआ ये है कि 2020 में उसका जो है ना उसने शनाख्ती कार्ड रिवाइज कराया। जब रिवाइज कराया तो ऑटोमेटिकली कानून के मुताबिक उसका नया एड्रेस पे आ गया वो, ठीक है। अब जब तक वो शनाख्ती कार्ड अपना रिवाइज नहीं कराएगा दोबारा उस पते पर जहाँ पे अब वो मौजूद है, अब जहाँ पे वो चाहता है कंटेस्ट करना या मतलब वापस जाना,
तो वो अपना शनाख्ती कार्ड डिवाइस कराएगा तो कानून के मुताबिक उसके फिर जो है ना वो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत ये हुई है जो हमने इसको एनालाइज किया, वो ये है कि फैमिली पहले इकट्ठे थी, बच्चा नौजवान हुआ है, वो कराची चला गया है, ठीक है ना, उसने कराची में अपना शनाख्ती कार्ड डिवाइस करा लिया है। जब शनाख्ती कार्ड डिवाइस करा लिया, उसकी रिहाइश भी वहाँ पे आए, उसने अपना फार्म जमा करा दिया है कि मेरा वोट कराची में जमा कराया जाए। ठीक है। अब वालदैन के ज़हन में ये है कि मेरा बेटा वो शिफ्ट हो गया है, कि उसका वोट कराची में शिफ्ट हो गया है, हालांकि उसने खुद करवाया है। उसका क्योंकि एड्रेस वहाँ का था, उसने वहाँ से अपने आप को वेरीफाई कराया है, तो इस वजह से उसका वोट वहाँ पे चला गया है। तीसरी सूरत हाल जो इलेक्शन कमीशन के लिए ज़्यादा मतलब हम समझते हैं कि मुश्किल पैदा करता है, वो ये है कि शनाख्ती कार्ड पे किसी वोटर का एड्रेस तो मौजूद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि डिफेंस कराची या डिफेंस लाहौर। ठीक है। अब डिफेंस लाहौर की तकरीबन 8 उसकी इंतखाबी फरिश्ते हैं, उसके 8 सेंसस ब्लॉक हैं, तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन के लिए ये मसला है कि उसने किस ब्लॉक में जाना है। सही। तो इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है, डोर टू डोर भी हमने कोशिश की है, अब भी हम ये समझते हैं कि अगर कोई ये इस किस्म का कोई वोटर अगर ये समझता है कि उसका वोट गलत ब्लॉक में है तो हम उसको असिस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, उसका वोट हम वहाँ पे दर्ज कर देंगे जहाँ पे उसका। ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होगा जो चेंज करवाना है, इसका प्रोसेस क्या है? इसमें ऐसे है कि इस वक्त तो हमारे डिस्प्ले सेंटर्स मौजूद हैं, वो डिस्प्ले सेंटर पे जाए, फार्म 15 है उसके लिए इंदराज के लिए वो दे सकता है। ये सिर्फ ये नहीं है, हमने इस प्रोसेस को बड़ा वो शफाफ बनाया है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना वोट दर्ज करा सकते हैं, अगर किसी शख्स को एतराज़ है मेरे वोट पे कि मेरा वोट इस ब्लॉक में जो दर्ज हुआ है ये गलत हुआ है, ओके, तो वो मेरे वोट पे एतराज़ भी कर सकता है। अच्छा। जी हाँ। वो उसके लिए भी डिस्प्ले सेंटर जाना है? जी जी जी। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है? वो 16 फार्म नंबर 16 है, वो फार्म नंबर 16 और भरेगा। उसमें क्या आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? उसमें कुछ नहीं, उसको सिर्फ ये लिखना है कि फलां सिलसिला नंबर पे इसका वोट दर्ज है, ये यहाँ का रिहायशी नहीं है, इसको यहाँ से इसका इखराज जरूरी है। अच्छा। और सर ये एक्सरसाइज आम इंतखाबात की तारीख अनाउंस होने से कितने पहले तक आप कर सकते हैं? अगर तो ये जनरल इलेक्शन हो रहा है तो 30 डेज पहले तक। ठीक है। बहुत अनाउंस करने से। अगर कोई बाई इलेक्शन हो रहा है तो जो ही हम शेड्यूल अनाउंस करते हैं जो ये उसकी कट ऑफ डेट है। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी कुछ मसला था और वो लोग यहाँ पर थे, इंदराज करा रहे थे, तो आज वक्त है आपके पास, अभी तो इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए, आपको ज़रा सा भी शक है, बड़ा सर ने क्लियर कर दिया, डिस्प्ले सेंटर आपने जाना है, आपका कोई ऐसा शख्स जिस पे आपको है कि इसका वोट यहाँ पे इंदराज हो सकता है जो कि गलत होगा, हमारे लिए नुकसानदेह होगा, आप जाके उस फॉर्म 16 आपने बताया सर, फॉर्म 16 आपने भरना है और वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर इंदराज नहीं है तो वो फॉर्म 15 के जरिए इंदराज करा सकते हैं। अगर आपने इंदराज कराना है, अगर आपने चेंज ऑफ एड्रेस करवाना है, वो आईडी कार्ड से मुताबिकत उसकी होनी चाहिए, पहले आईडी कार्ड पे एड्रेस वो हो और फिर आपने जाके किसी भी डिस्प्ले सेंटर पे फॉर्म 15 भरना है। क्या डिस्प्ले सेंटर जाने के बगैर ये काम हो सकता है? ऐसे है कि खास तौर पे हमने जो फीमेल हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनको ये फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है ना सर। कोई बुजुर्ग है तो फैमिली का कोई मेंबर भी जाके वो फार्म जमा करा सकता है, वो ऑथराइजेशन है उस फार्म में, वो ऑथराइजेशन फेल करेगा तो वो जमा करा सकता है। चलें आसिफ अली साहब जरा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा सर ने कहा ना कि ये चेंजिंग्स तो हो सकती हैं लेकिन कितनी बार, एक से ज़ायद कितनी बार आप ये चेंज करवा सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है? जी, चेंजेस का कोई एज सच सीलिंग नहीं है। आप अगर यानी कि टेम्परेरी पे जा सकते हैं, परमानेंट पे जा सकते हैं, टू एंड फ्रो आप मतलब 1 से 2 एड्रेसेस, जैसे कि हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि तीसरा एड्रेस है तो वो सिर्फ सरकारी जो मुलाजिमीन हैं वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आपका आर्जी पता या आपका मुस्तकिल पता? एग्जैक्टली, दोनों पे आप इंटाइटल्ड हैं। ठीक है। अगर आप आरजी पे इस वक्त डिस्प्ले सेंटर जाते हैं, उधर आपका नाम आरजी पते पे है और आप चाहते हैं कि परमानेंट पे शिफ्ट हो जाए, तो आप जस्ट फॉर्म 15 जमा कराएं तो आपका फॉर्म जो आपका वोट है उसके ऊपर परमानेंट पे ट्रांसफर हो जाए। परमानेंट पे। अच्छा ज़फ़र इकबाल साहब ने एक बात बताई यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मतलब अगर कोई बच्चा जो जॉब कर रहा है कराची में वो वहाँ पर जाके अपना वोट कास्ट कर सकता है। सर क्या अब हम आने वाले इंतखाबात में कोई ऐसी सहूलत इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि जैसे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी तो एक बूथ पर अपना वोट कास्ट कर ही रहे हैं, लेकिन वो शहरी जो कराची में किसी और शहर से मुंतकिल हुए किसी जॉब के घर से, क्या उनकी लाइनें या उनकी कतारें डिफरेंट किसी बूथ के साथ एसोसिएट कर दी जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है इलेक्शन, मतलब पाकिस्तान में एक मखसूस हल्के हैं
जिस हलके में उसका वोट दर्ज है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका वोट दर्ज है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही वोट बिल्कुल कास्ट ठीक करना है। किसी और जगह पे कास्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ऑनलाइन वोटिंग पर आते हैं, इस पर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। दो बातें, एक कानून क्या कहता है ऑनलाइन वोटिंग से मुतालिक, और दूसरा एक आम सवाल, क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन वोट कास्ट? ऑनलाइन जो सेक्शन 93 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट है, 94 सॉरी, वो प्रोवाइड करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है इलेक्शन कमीशन जो इनेबल करेगा कि वो जनरल इलेक्शन में वोट कर सके, मगर बाय इंश्योरिंग सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो इसमें इस वक्त का जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वो ये है। तो उसके लिए डेफिनेटली जो ओवरसीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन इस पे काम कर रहा है कि उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जा सके ताकि सिक्योरिटी और सिक्रेसी को भी इंश्योर किया जाए। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए मोड क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सारा मौजूद है। मगर फिजिकली जो पाकिस्तान में हैं जो लोग, उनके लिए सिर्फ फिजिकल पोलिंग स्टेशन पे आना ज़रूरी है। नहीं, पोस्टल की सहूलत तो मौजूद होती है? सिर्फ पोस्टल होता है, 4 कैटेगरीज के लिए होता है। अच्छा, क्या क्या कैटेगरीज भी बता दीजिए जी। एक जो है डिसेबल्ड पर्सन है, जो अभी आया है, वो फिजिकली वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा जो ऐसे सरकारी मुलाजम जिनकी इलेक्शन के सिलसिले में ड्यूटी लगी है, ठीक है। तीसरी वो कि जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, वो अपनी जेल से यानी कि अपॉइंट कर सकते हैं। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजम है वो अपनी ड्यूटी के सिलसिले में किसी और शहर में है और वो पोलिंग के दिन आ नहीं सकते। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, वो पोलिंग पोस्टल बैलेट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। सर, अभी आपने यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी जिक्र किया, उनके हवाले से भी बहुत सारे मामला जो हैं वो गर्दिश करते रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि पिछले इंतखाबात 2018 में रहा है? 2018 में तो ये है कि हमारी जो इंतखाबी फरिश्ते हैं, इसमें जो इस वक्त के स्टैट्स हैं, 8.6 मिलियन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑलरेडी मौजूद है। मगर वो वोट फिजिकली ही करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी मैकेनिज्म बना नहीं है कि वो अपने अब्रॉड से वो वोट कास्ट कर सकें। तो इस वक्त भी हमारे पास स्टैट्स हैं, अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने 2018 के इलेक्शन में या 13 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया तो वो फिजिकली इधर जो पोलिंग स्टेशन को विजिट करके किया है। तो जो ऑनलाइन है या अब्रॉड से वो किस तरह करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं कि उसका मोड क्या होगा। पोलिंग स्टेशन अगर वो ऑनलाइन है, यानी कि वो ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया था 2018 के इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे, कि उसमें हमने 36 बाय इलेक्शंस हो रहे थे। तो उसमें एक मैकेनिज़्म बनाया था कि वो अपने पहले मशीन रीडेबल पासपोर्ट को रजिस्टर करवाएं और फिर वहाँ से वो यानी कि वोट कास्ट करें। तो उसमें उसका जो बाद में सिक्योरिटी ऑडिट हुआ, ये हमने नादरा के ताउन से किया था, तो उसमें कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके हवाले से ना कुछ उन्होंने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया था। तो वो भी रिमूव इलेक्शन कमीशन कर रहा है इसके ऊपर। मगर ये है कि स्टिल इसमें जो है ना जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कोई भी डिफिशिएंसी दे, ताकि कोई एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। इसमें स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट जो है ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई इतना आसान जो है ना ये मैटर नहीं है। इसमें मुख्तलिफ पहले टेस्टिंग की भी ज़रूरत है, इसमें स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट भी ज़रूरी है, प्रॉपर लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। तो इसमें ऐसे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इस पे चला जाए, क्योंकि हाँ इस पे पहले इलेक्शन कमीशन वैसे वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पहले भी क्वेश्चन आए, अभी हम काम करते रहेंगे, लेकिन यही है कि उसको मद्देनज़र रखेंगे कि सिक्रेसी, वो इंश्योर, ट्रांसपेरेंसी वो इंश्योर करे, उसके बाद आगे फर्दर स्टेप ले। सही सर, जैसे कि एक तो मामला वो था जो अभी फिलहाल गर्दिश कर रहा है 8300 पर रिपोर्ट करने वाला। एक ये मामला भी है, जब आपको पता है हुकूमत में तब्दीली आई, इक़्तिदार
एक हुकूमत से दूसरी जमात को मुंतकिल हुआ, तब ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन तैयार क्यों नहीं है, इलेक्शन कमीशन इतने अरसे से काम करे तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों कहा कि हम 7 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते। ज़रा उन सवालों का भी जवाब दीजिएगा कि क्या वजह है कि आप अभी फौरी तौर पर इलेक्शन में क्यों नहीं लेकर जा सकते थे। ऐसे है कि अगर हम देखें, ये जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस पब्लिश हुई थी ये मई 2021 में पब्लिश हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे उसके बाद स्टेप्स लिए। हमने मिनिस्ट्रीज़ को भी बुलाया, इनके सेक्रेटरीज़ को भी बुलाया कि क्या आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो आपकी नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट्स हैं उनमें इंक्रीज़ करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग रहेंगी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि हम फौरी तौर पर डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को हमने, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद चिट्ठियाँ लिखी, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी, बाकियों को भी लिखी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ये डिलिमिटेशन कराना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा कि बात ये है कि हम डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस कराना चाहते हैं। अच्छा, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो फिर डिलिमिटेशन के लिए ज़ाहिर है, जब डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस होनी थी। और वो क्या थी, जरा वो भी रहनुमाई कीजिएगा। डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस वो नादरा के ताउन से गवर्नमेंट चाहती थी कि बजाय इसके कि डोर टू डोर ये पॉपुलेशन सेंसस हो, तो वो नादरा के ताउन से उससे कोलैबोरेशन से कराना चाहते थे। अच्छा, अब मुझे उसका एग्जैक्ट तो तरीकाकार का पता नहीं है वो क्या अडॉप्ट करना चाहते थे। आई थिंक सर वांट्स टू ऐड समथिंग। वो बेसिकली ना टैबलेट्स यूज करना चाहते थे, ठीक है, यानी कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल वर्क फॉर्म्स वो टैबलेट्स में फौरी तौर पे डोर टू डोर डेटा कलेक्ट करेंगे और वो फौरी पीछे सिंक हो रहा होगा उनके डेटाबेस में। यानी होगा तब भी डोर टू डोर ही, यानी कि फिजिकली वो जाएंगे, ठीक है, वो सिंक हो रहा होगा। तो इसमें ये डिफरेंस है कि आम जो सेंसस है ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम लेता है कंसोलिडेट होने में, दूसरे लफ्ज़ों में ऑफिशियल उसका रिजल्ट पब्लिश होने में। ठीक, तो जो ऑनलाइन होना था इस तरह, चूंकि वो फौरी तौर पे सिंक हो रहा था, तो एज़ पर प्लान जो उस वक्त गवर्नमेंट का था वो ये था कि अगस्त में हम ये जाएंगे इसको जो है डोर टू डोर, और उसका रिजल्ट जो है दिसंबर में हम पब्लिश कर देंगे। सही, इन अदर वर्ड्स वो 3-4 महीनों में फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। सर यहीं से बात को आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बराह रास्त इस वक्त नाजरीन को लेकर जा रहे हैं कराची, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गंगा ये नहीं है कि गंगा तो सबको शराब करती है, यहाँ तो बिजली नहीं मिल रही। आज भी जो एग्रीमेंट है कि इलेक्ट्रिक के साथ उनको 650 मेगावाट देनी थी, तो 1100 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काट कर यहाँ दिया जा रहा है। वो कमिटमेंट्स पूरी की जा रही हैं, गैस की कमिटमेंट भी जो है वो पूरी की जा रही है। अब चॉइस ये रह गई है मुल्क में कि कराची में या आप इंडस्ट्री को गैस दें या आपके इलेक्ट्रिक को गैस दें, जो सिंध की सस्ती गैस है। उसका फैसला यही है कि मुल्क में कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री को गैस दी जाती है कि इलेक्ट्रिक को LNG देते हैं, और उसके कुछ महंगाई के असरात जो हैं वो बिजली पर पड़ते हैं यकीनन। तो ये एक बैलेंस है जिसको क्रिएट करना पड़ता है। देखिए क्राइसिस तो है पूरे मुल्क में है कि जब तक, इसकी सबसे बड़ी वजह आज है वो जो दुनिया में कोयला, तेल, LNG की प्राइसेस जो बेपनाह बढ़ गई हैं। ये आज हम मुल्क के अंदर 60 रुपए तक यूनिट बिजली बना रहे हैं। जी चेयरमैन नेब का जी फैसला अभी तक नहीं हो सका, जस्टिस मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन जर्नलों ने और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एतराज़ किया। तो क्या मौजूदा हुकूमत उन जर्नलों के और जजों के दबाव में आके जस्टिस मकबूल बाकर को चेयरमैन नेब नहीं, जर्नलों का दबाव नहीं है, कुछ कवानीन हैं कि कौन से जज लग सकते हैं। इस पर 2 राय हैं। एक राय ये कहती है कि 2 साल तक जो सर्विंग जज होता है वो कोई और पोजीशन नहीं ले सकता। तो ये अब लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर रही है। अगर मकबूल बाकर साहब ना हो सके, जो एक एक्सेप्टेबल नाम है सबको, तो फिर कोई और साहब के नाम पे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब में इत्तेफाक किया जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आप रोज़ जलसों में खड़े होकर कहें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, आटमी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो ये बताइए कौन इस मुल्क में सरमायाकार ये करेगा? बाहर का सरमायाकार तो एक छोड़े, पाकिस्तान का, यहाँ कराची का कोई सरमायाकार 1 रुपया नहीं लगाएगा। ये बात शटअप कॉल क्यों नहीं दी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शटअप कॉल किस आदमी को देंगे आप, जो मुल्क का आज से 2 महीने पहले वज़ीर आज़म था, इसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क के हालात की मैंने कहाँ पर पहुँचाए हैं। आज इमरान खान इस बात का जवाब दे को 4 साल करता क्या रहा? उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है? कोई पॉलिसी दी है? किसी मसले को हल किया है?
आज तो मसाइल का कंबार पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है और वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है। आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? आपने LNG आने की कोई इतला दी थी 2-4 दिन के? नहीं, मैंने नहीं दी। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, आपको बेहतरी के आसार नजर आएंगे और इंशाल्लाह इस्तेहकाम नजर आएगा। सर 10 दिन में पेट्रोल जो है 7 रुपये, पेट्रोल फिर बढ़ा रहे हैं के भी जो है मजीद जो इजाफा करने की तैयारियां हैं। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, आप आवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? देखिए, कोई इजाफे की तैयारी नहीं है। पेट्रोल और डीजल का बड़ा एक बुनियादी असूल होता है कि इसको आप कीमत खरीद से कम नहीं बेच सकते। आज हुकूमत 1 पैसे का टैक्स भी वसूल नहीं कर रही है ना पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन अगर कीमत ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत इजाफा होगा, कीमत नीचे आएगी तो कमी वाक़या हो जाएगी। यही असूल है इस मामले। चलिए। साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बेहतर ज़रूर होगी लोड शेडिंग की, लेकिन मुकम्मल लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नायब चेयरमैन से ज़रूर पूछना चाहिए कि 4 साल क्या हुआ। ये भी कहा कि 4 साल के मसाइल एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकते। और इससे पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की और हम बात कर रहे थे वोट के इंदराज से मुतालिक भी, डिलिमिटेशन से मुतालिक भी। और ये एक आम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कितना तैयार है। और जब बात हम तैयारी की करते हैं तो इसमें ज़रूर हम ये जानेंगे कि जो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन को 7 माह का वक्त दरकार होता है इलेक्शन करवाने के लिए, यानी जनरल इलेक्शंस करवाने के लिए, तो कि इस वक्त कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर फॉर इंस्टेंस इलेक्शंस अनाउंस जब भी होते हैं, ज़रा हुकूमत ने तय करना है, ये सियासी जमातों ने तय करना है ये, लेकिन जब अनाउंस होगा तो इलेक्शन कमीशन को तो अपनी तैयारी करनी है। तो आसिफ साहब, मुझे इसी पर आपसे जानना था, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? हम जून में कहाँ खड़े हैं? हम कब तक इलेक्शन करा सकते हैं? कितनी तैयारी हमने कर ली, कितनी बाकी है? इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे ठीक है, थोड़ा बताना चाहूँगा कि बेसिकली जब 25th अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन में तो फाटा मर्ज हो गया KP खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फाटा को 12 नेशनल असम्बली की सीट्स ऑलरेडी मिली हुई थी वो अबॉलिश हो गई और उसके नतीजे में 6 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा को एडिशनल दी गई। इन अदर वर्ड्स जो 272 सीटें नेशनल असम्बली की 272 से कम होकर 266 हो गई। सही। तो 2018 का इलेक्शन जो है वो 272 नेशनल असम्बली की सीटों पे हुआ था। तो चूंकि 272 नेशनल असम्बली की सीट्स एग्जिस्ट कर रही थी डिलिमिटेशन में, तो फौरी तौर पे 266 हो गई। यानी कि जब ये अप्रैल में सिनेरियो डेवलप हुआ है तो उस वक्त एक्चुअली 272 सीटें एग्जिस्ट कर रही थी और हमारी असम्बली भी इस वक्त 272 की है। मगर ये थी सिर्फ डिस्पेंसेशन 2018 के इलेक्शन के लिए। तो ये हुआ कि अभी चूंकि 266 की नए सिरे से डिलिमिटेशन होनी थी, तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेटमेंट दी कि हम जो है ना अक्टूबर तक जो है ना, चूंकि डिलिमिटेशन करनी है वो तकरीबन 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। तो इस वजह से ये प्रोसेस फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। तो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन बिल्कुल बन गई है, पब्लिश हो गई है इतराज़ात के लिए। तो सर अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। थोड़े एक सवाल है, इस बार जो इंतखाब होगा वो 272 की नशिस्तों पर होगा या 266 के लिए होगा? 266। ठीक। ये अभी जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन हुई है, जो पब्लिश हुई है, ये 266 नेशनल असम्बली की सीट्स है। ये 266 को जब पब्लिश किया 1 जून से 30 जून तक इसके ऊपर एतराज़ात आने। ठीक है। जिसको भी एतराज़ है वो जमा कराए। ये पब्लिश हो चुका है? हो चुका है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। एतराज़ात आ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं और ये फिर 1 जुलाई से ऑनवर्ड 30 दिनों में इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर हेयरिंग करेगा बाकायदा और फैसले देगा और इंशाल्लाह एज पर शेड्यूल ये 3 अगस्त को फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगी। 3 अगस्त को फाइनल हो जाएगा। उन हल्का बंदियों से मुताल्लिक भी कि कौन कौन से इलाके उसमें फॉल करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जनरल तो यही होता है सर उसमें कि कोई भी आके शख्स कहेगा कि नहीं मेरा यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है तो मेरा ये इलाका आपने यहाँ से निकाल दिए, थोड़ा सा यहाँ से आपने इधर कर दिए, थोड़ा सा यहाँ से आप यहाँ ले आए हैं, इसको ऐसे करें। अब ये जो मामलात हैं इसको इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर डील करना है। वही रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रही हैं, वही आ रही है, तो वही इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर दिया। सर कितनी दरख्वास्तें सिलसिले में मौसूल हो चुकी हैं, आपको कोई अंदाजा ना बता सकते? अभी तो 1-2 आई हैं, ज़्यादा आएंगी, पूरा मंथ
आती अभी रहेंगी। टाइम है, ज़ाहिर है पूरा महीना है तो अभी मतलब लेकिन फिर भी सियासी हलकों में खलबली मच गई है। बस ऐसे है कि हमने कोशिश की, हमने मेरिट पे किया है। ठीक है। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की खसूसी तौर पे मतलब हिदायत थी। इस दफ़ा आप महसूस करेंगे कि जो पिछली दफ़ा जैसे आई हैं तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे इस दफ़ा बहुत कम होंगी। वैसे जब डिलिमिटेशन करते हैं आप लोग किसी एक इलाके की जिसमें अब चेंज आनी है, जिस हल्काबंदी के उसमें एरिया में चेंज आएगी, तो वो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा यहाँ से इसको यूसी को डाल दो, इसको निकाल दो, ये कैसे डिसाइड? उसमें कई उसमें पॉपुलेशन के भी हैं, बाकी आसिफ साहब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन है, सेक्शन 20 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट उसमें प्रोवाइड किए गए। जो सबसे जो प्रेफरेंस हासिल है प्रिंसिपल को वो पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है बिल तरतीब उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से आगे एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, कॉम्पैक्टनेस है, उसकी कंटिग्यूटी है कि वो यानी कि फिजिकली सेपरेट नहीं होने चाहिए, और फिर आगे कॉग्नेट फैक्टर्स भी हैं उसको भी हम सामने रखते हैं, फिजिकल फीचर्स हैं उसको सामने रखते हैं। तो ये इन टच स्टोन पे अगर फ़र्ज़ किया कॉम्पैक्टनेस है, इसकी हम बात करें तो कॉम्पैक्टनेस जो आइडियल फॉर्म है वो एक सर्कल है, ठीक है। ठीक है। तो हम ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यानी कि हर जो हल्काबंदी तहसील है वो मुख्तलिफ उसके डायमेंशंस होती हैं मैप्स पे, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल उसको किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है तो उसमें आधा एक में जाए, आधा दूसरे में, आधा पूरा एक में जाए। और सर ये इसमें आबादी का तनासुब भी मद्देनजर रखा जाता है कि मतलब यानी कि डिविजनली आप उसको डिवाइड करें कि अगर इस इलाके में आबादी इतनी है तो दूसरे इलाके में इतनी है, बैलेंस रखा जाता है? जी, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पॉपुलेशन को हासिल है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक नेशनल असेंबली की जो एवरेज आ रही है, मीन आ रहा है, वो है 7,75,000, ठीक है, जो 2018 में ये था। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये 7,75,000 प्लस माइनस 5%, यानी कि 10% का वेरिएशन इलेक्शन एक्ट ने खुद प्रोवाइड किया है कि 10% वेरी कर सकती है। सही। तो इसको हम 5% बिलो 5% प्लस, तो इसको हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद फिर कॉम्पैक्टनेस और सारा उनको, ताकि उसकी जो ऑड शेप्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ना बने, जिस तरह वो लगे कि ये कोई एतराज भी ना करे, कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स, तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स, वो उसकी बाउंड्री को भी सर अक्सर मर्दमशुमारी के मामलात पर हमने देखा है कि कराची से बहुत आवाज़ उठती है और वहाँ से कहा जाता है कि हम इन शुमारियात को तस्लीम नहीं कर रहे, हमें कम गिना गया नारा मारा जाता है। तो इस बार भी कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स हैं जो कि या तो मौसूल हुई हो या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इश्यूज फिर से पैदा हो सकते हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी हो? ऐसे है कि हमारा इलेक्शन कमीशन का काम है, जो हमारे पास फिगर्स नोटिफाई हो गया है, ठीक है, आपने उस पे काम पॉपुलेशन के, हमने उस पे काम करना ठीक है। ये जो मतलब MQM की डिमांड है या ये गवर्नमेंट और PBS का मामला है, और हमारे पास जो नोटिफाइड रिजल्ट रिजल्ट्स होंगे उसके मुताबिक हमने डिलिमिटेशन करनी। ठीक है, आपके पास तो एक जो नोटिफाई हो गया रिजल्ट, उसके बाद आप लोग उस पर काम करेंगे। सर इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए या जब हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहे, अपना पता चेंज कराना चाहे वोट कास्ट करने के हवाले से, क्या वो कर पाएगा? ऐसे है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो हर किस्म की करेक्शन, इंदराज, उस पर एतराज़ात, इलेक्टोरल रोल्स पे फिर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं, फिर इलेक्टोरल रोल्स फ्रीज हो जाते हैं, उसके मुताबिक ही इंतखाब। और ये कब फ्रीज होते हैं? जब अनाउंस करें इलेक्शंस का? अगर तो जनरल इलेक्शन हो रहा है तो फिर 1 महीना पहले, ठीक है, शेड्यूल अनाउंस करने से 1 महीना पहले। अगर कोई बाई इलेक्शन आए तो जो ही हम शेड्यूल अनाउंस करते हैं, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस करेंगे उसी दिन फ्रीज हो जाएंगे। सही। सर एक सवाल मैं ये भी लेना चाह रही हूँ आपसे, ट्रांसजेंडर्स, इन्हें चूंकि अब हमारे शनाख्ती कार्ड में मुकम्मल तौर पर एक जिन्स की हैसियत से एक खाना दिया गया है, इनका वोट का अंदराज ये भी बताइएगा किस हद तक यकीनी है। और दूसरा ये कि अगर आप कुछ शुमारियात भी हमसे डिस्कस कर सकें, कुछ स्टैट्स बता सकें, तो सर कितने ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो कि अपना वोट कास्ट कर सकेंगे? अब दोनों की तरफ सवाल है, मुझे इसका मुनासिब जवाब दे दीजिए। इस वक्त का जो है हमारे ट्रांसजेंडर जो हैं ये हमारी इलेक्टोरल रोल्स में मौजूद हैं, ठीक है, तकरीबन 2500 के करीब हैं ओवरऑल, 2500 के करीब। मगर ये हमारी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कमीशन की कि हम जो ना फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसजेंडर्स को, फीमेल्स को, सीनियर सिटीजन्स को, उनको एज फार एज पॉसिबल हम उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपना नाम बढ़ के इंकरेज करते हैं। तो इसी हवाले से एक रिलेटेड है कि इस वक्त
हमारी जो इलेक्टोरल रोल है, जो ये गैर हतमी है, उसके स्टैट्स हैं कि 12 करोड़ 5 लाख उसमें वोटर्स मौजूद हैं। तो इसमें जो मेल हैं वो हैं 6 करोड़ 58 लाख और जो फीमेल हैं वो 5 करोड़ 48 लाख। तो ओवरऑल 1 करोड़ 8 लाख का डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स जो जेंडर गैप है हमारे इलेक्टोरल रोल में, ये तकरीबन 9% का एग्जिस्ट कर रहा है। जो मेल हैं वो 54.5% है, फीमेल हैं वो 45.5% है, तो 9% का। इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो शनाख्ती कार्ड का ना होना है। अच्छा। एंड सेम इज ट्रू फॉर ट्रांसजेंडर्स। उनके भी शनाख्ती कार्ड जब नहीं होते तो वो बेसिक क्वालिफिकेशन शनाख्ती कार्ड की यानी कि हामिल होना है। तो इस वजह से जो दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट इलाके हैं, आम तौर पे फीमेल्स के शनाख्ती कार्ड नहीं होते। जो इशू यानी कि लेटर एज में भी 25 साल 30 साल इवन 35 साल की एज में भी शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं होते। तो इसमें हम इलेक्शन कमीशन जो है नादरा से मिल के इसमें कैंपेन यानी कि लॉन्च की जाती है। अभी इस वक्त हमारा 4th उसका फेज़ चल रहा है। मुख्तलिफ ज़िलों में हमने किया है। जो मोबाइल वैन्स हैं वो हम भेजते हैं इस तरह के जो आइडेंटिफाइड इलाके होते हैं फीमेल को और शनाख्ती कार्ड इशू करें। तो ये ट्रांसजेंडर का जो गैप है ये पहले जो था 12% था, तो अभी वो कम होके इलेक्शन कमीशन और नादरा की कोशिशों से ये कम होके तकरीबन 9% रह गया है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हम जब ये वोटिंग हो रही होती है, वोटिंग उस वक्त भी हम कहते हैं कि इनको प्रेफरेंस दी जाए, खासतौर पे जो हमारी एल्डर फीमेल्स हैं, अफराद बाम माजूरी हैं, ये ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है ना, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो किसी भी स्टेज पर यानी वोट रजिस्ट्रेशन है, फहरिस्त से नाम निकालना है, वोटर लिस्ट हासिल करनी है, किसी भी फेज़ पर पैसा कितना इन्वॉल्व होता है? कोई फीस किसी भी मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखी गई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें जो भी वोटर जाता है वो अपना नाम चेक कर सकता है। ठीक है। ये नॉमिनल सी फीस है। अगर कोई उसकी नकल लेना चाहता है तो 2 रुपये फीस है उसकी सर। अच्छा। हाँ, तो सर क्या वो भी कोर्ट फीस टिकट की सूरत में, कोर्ट फीस टिकट की सूरत में वो कोर्ट फीस टिकट लगाता है। डिजिटल सिस्टम हमारे पास मौजूद है कि हम इस वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं अपनी वोटर लिस्ट? ये नहीं, ये सिर्फ SMS पे, सिर्फ SMS पे। जी। ठीक है। मतलब कोई वेबसाइट वगैरह भी क्या इस पे कोई काम होगा सर आने वाले दिनों में? ये हमारे यानी कि एक स्ट्रेटजिक प्लान है हमारा 2019 से 23। उसमें एक यानी कि हमारा स्ट्रेटजिक गोल है कि जो हमारी इलेक्टोरल रोल है इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और टर्न आउट को भी इंक्रीज़ करना है। उस सिलसिले में हमारे ये स्ट्रेटजिक प्लान में मौजूद है। इसके ऊपर जो सिफारिशां तैयार हो रही हैं तो इंशाल्लाह होपफुली जो है ना हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वेबसाइट पे भी ये आ जाए। लेकिन अभी वोटर लिस्ट किसी ने अगर हासिल करनी हो तो तरीक़ेकार क्या है और कितनी फ़ीस है? जो वोट रजिस्ट्रेशन में तो कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल इसमें फ्री है, फ्री सबके लिए। तो जो जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेन के लिए इंतखाबी फहरिस्त की नुकूल लेते हैं। ठीक है। पूरे ब्लॉक्स की, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो लेते हैं। तो उसके जो है वो 2 रुपये पर पेज जो है वो उसकी फीस है। वो भी बहुत नॉमिनल है। तो वो उस हिसाब से वो ट्रेजरी में जमा करा देते हैं। उसका हेड ऑफ अकाउंट है तो वो उनको दे देते हैं। ठीक है। सर अभी टीम ने ये बताया है कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8300 पर अपना ID कार्ड नंबर भेजा है, लेकिन अभी तक किसी को जवाब मौसूल नहीं। प्रोग्राम के इख्तिताम तक हम इंतजार करते हैं, नहीं आए तो वकास मगर साहब हमें बताइएगा ताकि इस मामले को रिजॉल्व किया जा सके। और ये सबके लिए बताइएगा जो अगर मैसेज करे और जवाब ना आए तो क्या किया जाए? बेसिकली जब मैसेज आप करते हैं अगर कि कोई करैक्टर इस तरह का है, स्पेस उसमें आ गई है या करैक्टर कोई 13 डिजिट है ना NIC, तो कोई करैक्टर मिसप्लेस हो गया तो वो इनवैलिड हो गया है, तो वो उसका जवाब नहीं आता। सर जैसे कि 35201 डैश के साथ 787 उस डैश को हमने लिखना है या नहीं लिखना? अच्छा, मैंने सर अभी शो के दौरान ही मैसेज किया और मुझे रिप्लाई खैर आ गया, पूरा मेरा ब्लॉक नंबर एंड एवरीथिंग डिटेल्स के साथ। इसमें यही है कि आप स्पेस भी ना डालें और डैश भी ना डालें। ठीक है, तो डैश और स्पेस दिए बगैर आप अपना CNIC नंबर 8300 पर भेजिए और देखिए कि आपको कितनी देर तक मालूमात जो है वो वसूल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको मालूमात वसूल नहीं हो रही तो दूसरा फोरम क्या है सर, क्या किया जाए?
दूसरा ये है कि हमारे जो डिस्प्ले सेंटर हैं इसकी पूरी डिटेल हमारी इंतखाबी फहरिस्त पे मौजूद है। 136 ज़िले हैं, 136 अलहदा सेपरेट फाइलें हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो इंतखाबी इलाका है वो उसकी डिस्प्ले सेंटर कंसर्न डिस्प्ले सेंटर लोकेट करके, अच्छा, तो आप वेट करें, उधर विजिट करें तो उधर जो है वो मौजूद है तमाम। अच्छा, डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए जाते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जी जी ठीक है, इस वक्त कायम है जी। कब तक कायम रहेंगे? ये 21 मई से हुई है और 19 जून तक रहेंगे। अगर डिस्प्ले सेंटर का वक्त खत्म हो जाता है, चूंकि आपने कहा लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद किसी ने वोट का इंदराज कराना या दुरुस्त कराना या तस्हीह कराने, तो क्या किया जाएगा? ऐसे है कि अगस्त के बाद हमारी ये इंतखाबी फरिश्तें पब्लिश हो जाएंगी, फाइनल पब्लिश हो जाएंगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके बाद भी पब्लिक हमारे पास आ सकती है। जब तक वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आ सकती है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जाके वो चेंज करा सकते हैं, सही। वो वोट दर्ज भी करा सकते हैं, वोट अपना चेंज भी करा सकते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक हमने बताया असेंबली मतलब डिज़ाल्व होने से 1 महीना पहले तक या बाई इलेक्शन है, तो हम जब तक वो शेड्यूल अनाउंस नहीं करते, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साहब अब जरा इस तरफ आते हैं, चाहे हमारे अवाम हो या चाहे हमारी सियासी जमातें हों, कुछ मसाइल की भी निशानदही कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के काम को या फिर आने वाले आम इंतखाबात के छोटे छोटे मसले भी मुतासर कर सकते हैं, और वो तजावीज़ जो न सिर्फ आप आवाम को भी देना चाहिए बल्कि हम कुछ सियासी जमातों को भी देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ एक सियासी जमात ऐसी देख रही हूँ कि जिन्होंने जगह जगह कुछ कैंप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। गो के हुकूमत कभी भी फैसला ये ठानती है कि उन्होंने इंतखाबात की तरफ जाना है, फिर ये ना हो कि बाकी सियासी जमातों के लिए देर हो जाए कि उन्होंने बर वक्त काम नहीं किया। हम आपके ताउन से ये रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पहले जरा मसाइल की तरफ आइए। हाँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है, स्टेक होल्डर से, कि जो हमें ज़्यादा मसला होता है वो होती है कि हमारे साथ जो है ना वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें। सही सही, ठीक है ना? इसका मतलब है चलते नहीं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें तो हम इस इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर से बेहतर कर सकें। हम ये रिक्वेस्ट आवाम से भी करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी करते हैं, हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी करते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से भी करते हैं, जो तमाम हमारे जो बाकी दोस्त हैं उन सब से करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि इन इंतखाबी फरिश्तों को भी हम ठीक कर सकें, बेहतर कर सकें। कोई किसी किस्म की गलती ना हो, अगर किसी का नाम गलत है तो हम उसको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, हर कदम पे उनको असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये बिल्कुल एरर फ्री इलेक्टोरल रोल्स हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। और सर अब अगर तजावीज़ की तरफ आएँ तो आप सियासी जमातों को बिलखुसूस क्या तजावीज़ देना चाहेंगे कि अगर वो अपने तई ये इकदाम उठा ले तो ना उनका वोट बैंक मुतासर होगा ना उनके हल्के मुतासर होंगे? इसमें यह है कि जो सियासी जमातें हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन है ये 2 दफ़ा हमने की है, एक नवंबर से दिसंबर और फिर मार्च में भी की है। जो पहले फेज में अनवेरिफाइड रहे थे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ऐसे आए नहीं कोई मेरे घर एनीवेज वो दूसरा जो मार्च में 4 मार्च से 18 मार्च, तो जो मसलन मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन कर सकता था तमाम वोटर्स के मालूमात और पर्टिकुलर्स की करेक्शन के लिए, वो हमने कर ली है। उसका रिजल्ट जो है वो इस वक्त डिस्प्लेड है, तो इसमें गलती बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि असल गलती तो ये गलती की करेक्शन के लिए ही इसको डिस्प्ले किया गया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको मूव कर सकती हैं कि वो अपने जो वोटर्स हैं यानी कि उनका जो वोट बैंक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें कि वो अपनी मालूमात को चेक करें ये SMS करके, और अगर उनमें कोई भी उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे वो वोट मौजूद नहीं है या उसमें कोई डिस्प्ले सेंटर विजिट करें, कोई प्रिंटिंग का एरर है, तो इसको हम ताकि वो फॉर्म हमें जमा कराएं, हमें इंटीमेट करें ताकि हम बिल्कुल करेक्शन कर सकें। बिल्कुल ठीक है सर। जब भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद जो भी हार जाए वो एक शोर मचाता है, धांधली का बड़े और टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम RTS सिस्टम भी बैठ गया था, धुंध भी समटाइम्स आड़े आ जाती है, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता है। ऐसे में माजी से क्या क्या सीखा इलेक्शन कमीशन ने, कुछ वाक़यात का अगर आप हवाला देना चाहिए, अच्छा वो वाक़या ऐसा हो जिसमें कुछ एरर का हमें इदराक है और अब हम चीज़ें और बेहतर करें, सिस्टम को और बेहतर करें कि ऐसा कोई मामला ना असर उठाए? ऐसे है कि आपने अब देखा होगा जो हमने इलेक्शन रिसेंटली इलेक्शन कराए उसमें डस्का का देख लें, जी जी ठीक है ना, उसमें आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा का जितने कैंडिडेट्स जिस जो जराइम में मुलविस था, जिसने बैलेट बॉक्सेस तोड़े हैं, जिसने इलेक्शन मटेरियल ले गया है साथ, सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हुए हैं।
इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है, हम समझते हैं कि उससे आइंदा भी उसमें इलेक्टोरल सिस्टम पे लोगों का एतमाद बेहतर से बेहतर होगा, बहाल होगा। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले कर रहा है वो बिल्कुल मेरिट पे कर रहा है, बगैर किसी दबाव के कर रहा है। तो हम ये इंश्योर कराते हैं कौम को भी, यानी जो कामयाब इनकाद आपने बलूचिस्तान और केपी में किया, आपको लगता है इंश्योर कि करेंगे, एग्जाम्पल सेट हुई? जी हाँ, इंश्योर करेंगे हम। बाकी भी जो हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, आगे सिंध में भी हो रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भी हम बिल्कुल जल्दी कराएंगे। ठीक है, तो इसका ICT का भी हमने शेड्यूल दिया हुआ है। हमारा तो आप बाकायदा पूरा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है, 24 घंटे हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसके मतलब नोटिस भी देते हैं, कार्रवाई भी करते हैं फौरी तौर पे। सर अभी ये बाई इलेक्शन होने वाला है पंजाब में और जल्द ही इसकी मेरे ख्याल में गालिबन आज शायद तारीख अनाउंस कर दी गई है, नहीं कीजिएगा तो मेरी तस्वीर भी कीजिएगा। 25 से 30 सीटों पर होना है, उसके लिए 20 सीटों पर होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारी है? ऐसे है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने शेड्यूल दे दी है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर इन प्लेस हैं, प्रोसेस जारी है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरिट पे इलेक्शन होगा और बिल्कुल बेहतर इलेक्शन होगा, बेहतरीन इलेक्शन कराएंगे। ठीक, वक्त मुख्तसर है, कुछ स्टैट्स सर आपसे जानना चाहेंगे। ये बताइएगा सर कि पहला तो ये कि हतमी फहरिस्त कब जारी होती है अभी, क्योंकि आर्जी फहरिस्त है, आर्जी फहरिस्त के मुताबिक हमारा कितना वोटर कुल आबादी का रजिस्टर्ड है, ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बताएगा इसमें खवातीन की तादाद और इसमें मर्दों की तादाद, जो इंतकाल कर गए लोग हैं 2018 के बनिस्बत अब के पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोग जो हैं अब वो अपना उनका वोट इस दफ़ा शामिल नहीं होगा? इसमें जो आबादी है जो ऑफिशियली जो पब्लिश्ड है 20 करोड़ 76 लाख 20 करोड़ 76 लाख है, ठीक है, पाकिस्तान की आबादी। जी जो ऑफिशियली पिछले साल मई में जो पब्लिश हुई है, ठीक है। तो हमारा जो वोट है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है जो इंतखाबी फहरिस्त में जो गैर हतमी जो हमने डिस्प्ले की, इसमें 12 करोड़ 4,82,000 है। 12 करोड़ 4,82,000 5 लाख गैर हतमी लिस्ट, गैर हतमी। तो इसमें जो मेल हैं वो 6 करोड़ 56 लाख, ठीक है, और फीमेल जो हैं 5 करोड़ 48 लाख, ठीक है। तो इनका जो जिस तरह मैंने आगे अर्ज किया कि जेंडर गैप है, 9%, और वो 9%। और सर इंतकाल शुदगान में, इंतकाल शुदगान जो हमने इस वक्त जो डिस्प्ले डोर टू डोर गए हैं जी, तो इसमें 40 लाख के करीब जो है वो रिपोर्ट हुए हैं डिसीज्ड वोटर। अच्छा, इसके लिए भी आपको डोर टू डोर जाना पड़ा, थोड़ा सा रहनुमाई भी कीजिएगा कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है कि वो खुद से बताए ताकि उसको वहाँ से नाम निकाला जाए? एग्जैक्टली, ये बेसिकली इसको हम टर्म यूज करते हैं पॉलिटिकल एफिकेसी, कि लोग इतने ज़्यादा वो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अब फील करते हुए नेशनल वो हर जो एक हैपनिंग है उसको रिपोर्ट करें। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो वो फौरी तौर पे अगर हमें इंटीमेट करते हैं, फॉर्म 21 दे दें, आम हालात में आजकल फॉर्म 16 है डिस्प्ले पे, तो हम उस नाम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। असल में ये है कि जो डेथ है हमारे यहाँ जो सिस्टम है हर डेथ रजिस्टर नहीं होती, यानी कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं या नादरा का जो सिविल रजिस्ट्री का सिस्टम है उसमें हर डेथ सर्टिफिकेट से बनते हैं। डेथ सर्टिफिकेट उस सूरत में बनते हैं अगर सक्सेशन का कोई मसला है या प्रॉपर्टी का है, तो हर डेथ रिपोर्ट नहीं होती। तो हमारे लिए यही फिर ऑप्शन बचता है कि हम डोर टू डोर जाएं और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें। सही। तो उसमें ये 40 लाख के करीब। और सर कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद तो ये सिचुएशन मजीद और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो ये यानी कि ये स्टैट्स हैं। ठीक है। वक्त की किल्लत है सर, शायद के कुछ देखने वालों को बहुत सारे मॉर्निंग शोज आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त अपनी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, ये शायद किसी हद तक आप लोग को टॉपिक जो है थोड़ा ड्राई लगा हो, लेकिन यकीन जानिए ये सेशन करना आज ना सिर्फ मुल्क के मफाद में था, ये आप लोगों के मफाद में था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन सही मानों में उनको वोट देकर आप बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी अपना हक अदा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बहुत से दिनों से ना सिर्फ किसी मखसूस सियासी जमात की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, बल्कि हम देख रहे थे बहुत सारे तज्जियाकार हों या फिर आम आवाम हो, उनकी तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। आज आप लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कोई कॉफ़ी पी रहा होगा, कोई बॉयल एग खा रहा होगा, कोई अंडा पराठा खा रहा होगा, लेकिन ऐसे में हमने बड़े ही मुनासिब अंदाज में, बड़े ही धीमे लहजे में, बड़े ही तफसील के साथ कोशिश की कि इस मामले को उजागर किया जा सके, ताकि आप लोग घर में बैठे बैठे, वैसे तो डिफरेंट मॉर्निंग शोज देख ही रहे हैं, लेकिन शायद हम किसी हद तक आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। एक फ़र्क प्राइवेट में और स्टेट टेलीविज़न में था,
वो है और हम वो रखेंगे फ़र्क कि हम रहनुमाई करते रहेंगे। इसी तरह जो इदारों की तरफ से स्पोक्स पर्सन फॉर दैट मैटर जो भी शख्सियात मौजूद होती हैं, हम चाहते हैं कि उस इदारे का काम, तरीक़ेकार, जो आपके FAQs होते हैं वो ज़रूर हम यहाँ पे एड्रेस करें। और यही है फ़र्क, और ये हम फ़र्क बिल्कुल कायम रखेंगे जनाब, क्योंकि हमने करनी है आप लोगों की रहनुमाई, यानी आवाम की रहनुमाई। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।